गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 और सी इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बड़े ही सवाल इससे पूछे जाते हैं। हम टॉपिक कैसे करेंगे? हम करेंगे पहले कॉन्सेप्ट रिवाइज, फिर करेंगे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इसके अंदर आपके पास एग्जामिनेशन क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी, स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन, प्रीवियस पीवाई के क्वेश्चन, वो सब हम इसके अंदर डिस्कस करके चलेंगे। ठीक, तो सबसे पहले बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। कॉन्सेप्ट हम वैसे ही रिवाइज करेंगे जैसे हम करते हैं हैंड रिटन नोट्स के साथ। चलिए जी। तो सबसे पहले मैंने एक बात लिख दी है यहाँ पे कि शेयर और डिवेंचर जो आप स्टॉक इन ट्रेड की तरह रखते हो वो इस स्टैंडर्ड के द्वारा कवर नहीं किए जाते, ना ही वो कवर किए जाते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के थ्रू। ठीक, डेफिनेशन से बाद में आएंगे। सबसे पहले प्रैक्टिकल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की चर्चा कर लेते हैं कि क्योंकि हमें अंत में सवाल करना है। ठीक, तो देखो आपके कोर्स में दो तरीके की इन्वेस्टमेंट कवर हो जाती हैं। पहली है इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, दूसरी है डिविडेंड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट की अगर मैं बात करूं तो उसका खाता आप कुछ इस प्रकार से बनाते हो। आपको कुछ ओपनिंग बैलेंसेस दिए होते हैं, तो टू बैलेंस बीडी जिसकी फेस वैल्यू और उस पे अक्रूड इंटरेस्ट, यहाँ पे कौन सा इंटरेस्ट आता है? अक्रूड इंटरेस्ट, और उसकी कॉस्ट का अमाउंट ये भी आपको गिवन होता है। अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? कभी भी इंटरेस्ट डेट और बुक्स क्लोजिंग डेट अगर वो मैच नहीं करती, जैसे कि यहाँ पर आपकी इंटरेस्ट की डेटा हर बार आपको दिसंबर में इंटरेस्ट मिलता है और आप बुक्स कब क्लोज करते हो? मार्च के अंदर क्लोज करते हो। तो जब आपने लास्ट ईयर की बुक्स क्लोज करी होंगी 31 मार्च को, तो 31 दिसंबर तक का ब्याज आपको मिल गया होगा। और क्योंकि ये एक इंटरेस्ट बेयरिंग इन्वेस्टमेंट है तो इन पे ब्याज मिलता ही रहता है भाई, डिविडेंड की तरह नहीं है ना ये। इंटरेस्ट तो फिक्स है कि इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो आप क्या करते हो, जो लास्ट इंटरेस्ट की डेट होती है वहां से लेके बुक्स की क्लोजिंग डेट तक का आप अक्रूड इंटरेस्ट बुक कर देते हो, जैसे कि ये आपका बन जाता है ओपनिंग अक्रूड इंटरेस्ट, जो आप यहां पर लिख करके चलते हो टू बैलेंस बीडी के आगे। ठीक, फिर जब आप कोई परचेज करते हो तो फेस वैल्यू, इंटरेस्ट और अमाउंट, यहाँ पे हमेशा कौन सा अमाउंट आता है? यहाँ पे हमेशा एक्स इंटरेस्ट अमाउंट आता है। अगर सवाल ने आपको बोला है कि हमने कम इंटरेस्ट परचेज करा है, कम इंटरेस्ट मतलब इंटरेस्ट उसके अंदर इंक्लूडेड है, तो आपको इंटरेस्ट पोर्शन उसमें से हटाना होता है। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी देखेंगे। ठीक, और जो इंटरेस्ट कंपोनेंट आप हटाते हो वही आप यहां पर लिख करके चलते हो, और यहाँ पे आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट कंपोनेंट, अगर उसने कम इंटरेस्ट बोला है तो। अगर उसने आपको एक्स इंटरेस्ट ही दे दिया है तो यहाँ पे सीधा वही अमाउंट आ जाता है, और जो भी इंटरेस्ट बनता है वो यहाँ पे हम अलग से लिख देते हैं। ठीक, तो लेट सपोज अगर उसने आपको 100 रुपीज बोला है कि कम इंटरेस्ट है जिसमें 10 रुपए का इंटरेस्ट है, तो आप यहाँ पे कौन सा अमाउंट लिखोगे? यहाँ लिखोगे 90, यहाँ लिखोगे 10। लेकिन अगर उसने आपको यही बोल दिया 90 रुपए का एक्स इंटरेस्ट है, तो सीधा यहाँ 90 लिख दोगे, और 10 रुपए आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे, और 10 रुपए आप यहाँ लिखोगे। कम इंटरेस्ट के केस में भी 10 रुपए आपको कैलकुलेट करने पड़ेंगे। अभी मैंने आपको अपने मन से बता दिया है। जब हम सवाल करेंगे तो देखेंगे, और अभी इसके अंदर भी देखेंगे नोट्स के अंदर। फिर उसके बाद अगली सेल की बातें बाद में करेंगे, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद जब भी इंटरेस्ट की डेट आएगी तो आप क्या बुक करके चलोगे? अपना इंटरेस्ट बुक करके चलोगे। ठीक। अच्छा, फिर अगर उसने आपको सेल की कोई इंफॉर्मेशन दी है कि भाई इन सिक्योरिटीज बिकी हैं, तो जो सिक्योरिटीज बिकी हैं सो सेल आप क्या कर दोगे? क्रेडिट कर दोगे जितनी की फेस वैल्यू बिकी है। फिर सेल के अंदर भी वो आपको दो चीजें दे सकता है, या तो कम इंटरेस्ट बोले तो इंक्लूडिंग इंटरेस्ट अमाउंट, या फिर एक्स इंटरेस्ट। यहाँ पे कौन सा आता है? हमेशा एक्स इंटरेस्ट। अगर कम इंटरेस्ट होगा तो आपको इंटरेस्ट की वैल्यू माइनस करके यहाँ पे लिखनी होगी, अगर एक्स इंटरेस्ट होगा तो वैल्यू सीधी यहाँ लिख दी जाएगी और इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहाँ लिख दिया जाएगा। अब आते हैं कैसे निकालते हैं कम इंटरेस्ट और एक्स इंटरेस्ट। भाई अगर सेल कम इंटरेस्ट है तो जो भी सेलिंग प्राइस होगा वो, यानी कि ये कौन सा प्राइस होगा? कम इंटरेस्ट प्राइस होगा। फिर उसके बाद आप इंटरेस्ट हमेशा परचेज के केस में भी और सेल के केस में भी इंटरेस्ट आप कब से माइनस करते हो? लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके डेट ऑफ सेल तक। जब आपने वो बेच दिया वहां से लेके वहां डेट ऑफ सेल तक का आप इंटरेस्ट माइनस करके चलते हो, तो ये वैल्यू कौन सी आ जाती है? एक्स इंटरेस्ट। फिर आप कमीशन माइनस करके चलते हो। कमीशन यहाँ पे किस पे वैल्यू माइनस करोगे? कम इंटरेस्ट पे। क्यों? क्योंकि उसने कमीशन किस पे चार्ज करी होगी? जो भी ट्रांजेक्शन प्राइस है। ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है? कम इंटरेस्ट। तो यहाँ पे कमीशन माइनस करके आपकी नेट सेल प्रोसीड्स आ जाती है। अगर उसने आपको एक्स इंटरेस्ट ही दे रखी है तो सेलिंग प्राइस माइनस कमीशन, जिस पर जो किस पे होगी? एक्स इंटरेस्ट पे। अब यहां पे भी इंटरेस्ट कैसे होगा भाई? इंटरेस्ट ऐसे निकलेगा फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट टू डेट ऑफ सेल।
परचेज के केस में जो इंटरेस्ट आप निकालोगे ये वाला, ये कहां से निकालोगे? फ्रॉम लास्ट इंटरेस्ट डेट टू डेट ऑफ परचेज, कहां तक? डेट ऑफ परचेज तक, वो आप यहां पर निकाल करके चलोगे। अगर से परचेज का प्राइस कम इंटरेस्ट है तो उस प्राइस में से इस इंटरेस्ट को माइनस कर दोगे। अगर एक्स इंटरेस्ट है तो सीधा इंटरेस्ट यहां लिख के एक्स इंटरेस्ट की वैल्यू यहां पर लिख दोगे। ठीक, फिर उसके बाद अगर कोई नफा नुकसान हुआ है, लॉस हुआ है, तो वो यहां आ जाएगा। प्रॉफिट हुआ है तो वो यहां आ जाएगा। ध्यान देना मैं अमाउंट के कॉलम में डाल रहा हूं क्योंकि ये अमाउंट का कॉलम ही आपका डिटरमाइन करता है कि आपकी इन्वेस्टमेंट की कॉस्टिंग क्या है। इंटरेस्ट का कॉलम रिप्रेजेंट करता है कि ये इंटरेस्ट का अकाउंट, फेस वैल्यू की अकाउंटिंग होती है नहीं, ये सिर्फ मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए कि भाई आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और एडिशनल इंफॉर्मेशन एक तरीके से उसके लिए हम बनाते हैं। इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होती है। ठीक, चलो जी, प्रॉफिट ऑन सेल हो गया, लॉस ऑन सेल हो गया। फिर उसके बाद ही कॉस्ट। कॉस्ट आप दो तरीके से निकाल सकते हो, या तो फीफो से या फिर वेटेड एवरेज से। वेटेड एवरेज से कैसे निकालोगे? टोटल सेल, जब आप सेल कर रहे हो उससे पहले की कॉस्ट कितनी है माइनस एनी रिकवरी। जनरली इंटरेस्ट बेयरिंग के अंदर रिकवरी नहीं होती, डिविडेंड बेयरिंग के अंदर रिकवरी होती है, जैसे राइट की रिकवरी या फिर प्री डिविडेंड की रिकवरी। तो इसलिए यहाँ पे रिकवरी नहीं लिखा, लेकिन अगर इन केस आपको सवाल में कुछ ऐसा लगे या वो बोले कि रिकवरी ऑफ ये रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है तो वो माइनस कर देना। तो यहाँ पे आप वो माइनस कर दोगे डिवाइडेड बाय टोटल फेयर वैल्यू जो आपकी इन्वेस्टमेंट की है इनटू फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। मैं फेयर वैल्यू बोल गया, वो फेस वैल्यू है, वो इंडेक्स की वजह से आदत पड़ गई है। तो फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड, ठीक, वो आप लिख दोगे तो इससे वेटेड एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। तो कॉस्ट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट करोगे तो आपका गेन और लॉस आ जाएगा। वो मैंने यहाँ लिखा नहीं है क्योंकि वो कॉमन सेंस की ही बात है। फिर अगर आप फीफो की बात कर रहे हो तो जिस लॉट से फीफो हो रहा है, क्योंकि आपने लॉट्स में परचेज करा होगा तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि किस लॉट से सेल या सेल हो रही है, तो उसकी कॉस्ट डिवाइडेड बाय उस लॉट की फेस वैल्यू कितनी थी इनटू फेस वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट सोल्ड। तो उस तरीके से आप उस फीफो के लॉट की कॉस्ट निकालोगे तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट करोगे तो आपका गेन और लॉस आ जाएगा। जब कभी भी आपको गेन हो तो वो डेबिट में आके अमाउंट वाले कॉलम में लिखना, इंटरेस्ट वाले कॉलम में मत लिख देना। फिर जब कभी भी आपको लॉस हो तो वो क्रेडिट में लिख देना और अमाउंट वाले कॉलम में लिखना, इंटरेस्ट वाले कॉलम में मत लिखना। ठीक, फिर उसके बाद ये सब करने के बाद आप क्या निकालोगे? आप निकालोगे क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। क्लोजिंग बैलेंस जो भी फेयर वैल्यू है वो। फिर ये क्या है आपका? अक्रूड इंटरेस्ट। ये क्या है आपका? अक्रूड इंटरेस्ट। अभी अभी हमने डिस्कस करा था, ये वैसे ही निकलेगा। फिर क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू भी आप किस पे निकालोगे? ये इधर फीफो और इधर वेटेड एवरेज। गलती से भी ये मत कर देना कि यहाँ वेटेड एवरेज और यहाँ फीफो, क्योंकि अकाउंटिंग पॉलिसी तो सेम रहेगी ना कि हम मेजर कैसे करते हैं कॉस्ट को। तो जो भी आपने यूज करा है, अगर आपने फीफो यूज करी है तो जो भी लॉट अवेलेबल है उसकी कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। वेटेड एवरेज तो टोटल कॉस्ट माइनस रिकवरी डिवाइडेड बाय टोटल फेयर वैल्यू। इस जो आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे ली है इनकी फेयर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ क्लोजिंग सिक्योरिटी। जो जो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास बच गया है तो वो यहाँ पर आ जाएगा। जनरली ये बैलेंसिंग फिगर भी चल जाता है। ठीक, आप इससे टैली भी कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर यहाँ पर आपका कोई बैलेंस बचता है तो वो क्या बच जाएगा? वो आपका फेयर वैल्यू गेन लॉस हो जाएगा। क्या बच जाएगा? फेयर वैल्यू गेन लॉस। ठीक, फिर इंटरेस्ट इनकम का भी आप टोटल कर दोगे तो वो कहां चली जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर वो इंटरेस्ट इनकम चली जाएगी। फेयर वैल्यू लॉस गेन लॉस क्या होता है? वो कैटेगराइजेशन पे डिपेंड करता है। अगर करंट है तो कैसे उसको वैल्यू करा जाएगा, लॉन्ग टर्म है तो कैसे करा जाएगा, वो भी अभी चर्चा करेंगे। ठीक, फेयर वैल्यू गेन नहीं आएगा। ठीक, अच्छा, दूसरी टाइप की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो होती है डिविडेंड बेयरिंग इन्वेस्टमेंट, जैसे इक्विटी शेयर, जिसमें आपको डिविडेंड मिलता है, इंटरेस्ट नहीं। तो क्योंकि डिविडेंड का कोई रेट फिक्स नहीं होता, कोई राइट एनुअली आपके पास ये नहीं होता कि मिलेगा ही मिलेगा, अनलेस एंड अनटिल वो डिक्लेयर ना हो। तो जब डिविडेंड आपको डिक्लेयर करते हैं कंपनी तो ही मिलता है। तो इसलिए यहां पर कोई भी अक्रूड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो जब भी आपको ओपनिंग बैलेंस गिवन होगी तो आपको क्या लिखना है? फेस वैल्यू, डिविडेंड का जो कॉलम है उसमें नील, और क्योंकि अक्रूड डिविडेंड होता नहीं है, और अमाउंट ऑफ, यानी कि ये क्या है? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक, फिर जो भी आप परचेज करोगे तो जितने की आपने फेस वैल्यू पे परचेज करा है वो, और जितने का आपने परचेज करा है वो। बोनस शेयर से कोई कॉस्ट इंपैक्ट नहीं होती, तो सिर्फ फेस वैल्यू बढ़ जाती है। इसकी अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है? इसकी अकाउंटिंग एंट्री होती है नो एंट्री, इसके नाम पे कोई एंट्री भी नहीं होती। फिर उसके बाद राइट इशू जो आपने सब्सक्राइब कर लिए तो उसकी फेस वैल्यू, और जितने की आपने कंपनी को पेमेंट करी सब्सक्रिप्शन की, वो कॉस्टिंग यहाँ पर आ जाती है। अगर आपने रेनाउंस कर दिए तो आफ्टर रेनाउंस जो शेयर आप सब्सक्राइब करे का राइट प्राइस क्या था वो यहाँ पर आ जाता है।
फिर उसके बाद अगर कोई डिविडेंड मिला है तो डिविडेंड दो तरीके का होता है, प्री डिविडेंड और पोस्ट डिविडेंड। तो अगर वो प्री डिविडेंड है तो वो कहाँ जाएगा, वो इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा। प्री डिविडेंड मतलब जब आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी थी उससे पहले का सोर्स है, तो वो यहाँ से माइनस हो जाएगा। जो पोस्ट डिविडेंड है आपका, यानी कि आपकी इन्वेस्टमेंट एक्वायर करने के बाद का जो डिविडेंड है वो आपके डिविडेंड के कॉलम में चला जाएगा। ये कॉलम क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ये रिप्रेजेंट करता है आपका डिविडेंड इनकम, जो आप अदर इनकम में लेके जाते हो ना, डिविडेंड इनकम, उसको रिप्रेजेंट करता है ये वाला कॉलम। ठीक, फिर उसके बाद सेल करोगे, सिर्फ वही सेम फेस वैल्यू और कितने का अमाउंट आपने जो है बेचा है, बेच के आपको मिला है। इसके अंदर कोई प्री डिविडेंड, कम डिविडेंड और एक्स डिविडेंड का कॉन्सेप्ट नहीं है, जनरली होता है लेकिन आपके पास क्वेश्चन नहीं है। अगर हो तो वो आपको गिवन होगा कि डिविडेंड कितना शामिल है, क्योंकि आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। फिर गेन और लॉस जितना आपको इनकर हुआ है, ये कैसे निकालोगे आप, ये सिमिलरली जो भी आपकी सेल वैल्यू है माइनस कमीशन और टोटल कॉस्ट माइनस रिकवरी। रिकवरी क्या होगा, राइट ऑफ सेल, ये देखेंगे ये कब रिकवरी का पार्ट बनता है। और प्री डिविडेंड, ये रिकवरी ऑफ कॉस्ट हो सकती है, डिवाइडेड बाय टोटल फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स हेल्ड, जो आपने कितनी फेयर वैल्यू रख रखी थी, मल्टीप्लाई बाय फेयर वैल्यू ऑफ शेयर सोल्ड। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कॉस्ट थी 1,00,000 रुपए की, उसमें से आपको प्री डिविडेंड मिल गया 10,000 रुपए का, तो 90,000 की कॉस्ट, इस ये 90,000 की कॉस्ट कितनी फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की है, लेट्स से 90,000 की कॉस्ट जो थी वो 50,000 की फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट की है और आपने 10,000 बेच दी, तो दिस इज योर कॉस्ट। उसमें से आप सेलिंग वैल्यू माइनस कर दोगे तो आपका गेन लॉस आ जाएगा। अगर आप वेटेड एवरेज की बात करोगे तो जिस लॉट से आपने बेचा है, वही तरीका है, जिस लॉट से आपने बेचा है माइनस रिकवरीज डिवाइडेड बाय टोटल फेयर वैल्यू इनटू फेयर वैल्यू। जनरली इसके अंदर अगर कुछ ना गिवन हो तो आप वेटेड एवरेज लगाकर ही चलते हो। ठीक, इसके अंदर क्योंकि कोई उसका कॉन्सेप्ट नहीं है प्री और एक्स का, तो हमने सेलिंग प्राइस के लिए कुछ नहीं लिखा हुआ कि सेलिंग प्राइस एक्चुअली में क्या होता है। तो जो भी आपको सेल प्राइस दे रखा होगा माइनस कमीशन, वो आपका नेट सेल बन जाएगा। ठीक, अच्छा, कभी कभार राइट भी आपका रिकवरी बन जाता है, तो जैसे ही वो रिकवरी बन जाएगा तो वो इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड में आ जाएगा। अगर वो ये यहाँ नहीं आएगा तो कहाँ चला जाएगा, पी&एल अकाउंट में चला जाएगा। उसकी एंट्री क्या है, ये बैंक अकाउंट डेबिट टू पी&एल। आओ जरा देखते हैं ये कब होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा है ओनली व्हेन ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। तो पहली क्या है, शेयर आर परचेज कम राइट, मतलब जब आपने शेयर परचेज करे थे तो आपने इंक्लूडिंग राइट परचेज करे थे, एंड प्लस आपने जो राइट शेयर है उनको रिनाउंस कर दिया, एंड प्लस देयर इज अ फॉल इन द प्राइस इन शेयर प्राइस व्हेन दे बिकम एक्स राइट। तो जैसे ही वो एक्स राइट बने तो शेयर प्राइस गिर गया। तो इसका मतलब है तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तभी आपका राइट का पैसा रिकवरी माना जाएगा, ना कि इनकम माना जाएगा। राइट का पैसा बोले तो कि जो आपने राइट बेचा है, रेनाउंस करा है, तो जब आपको राइट शेयर मिले इन्वेस्टमेंट पे तो दो दो चीजें होती हैं, एक आप खुद ले लेते हो, दूसरा आप सामने वाले को बेच देते हो कि तू ले ले, मेरे को नहीं चाहिए। तो जब आप ये राइट सामने वाले को बेचते हो तो उसका पैसा लेते हो, तो वो जो आप पैसा लेते हो बैंक अकाउंट डेबिट करते हो, तो उसमें क्रेडिट क्या होगा, इन्वेस्टमेंट अकाउंट या पी&एल अकाउंट, ये उसकी चर्चा हो रही है। अगर ये तीन कंडीशन फुलफिल होती हैं तो इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर ये तीनों में से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो पी&एल अकाउंट क्रेडिट होगा। इंफॉर्मेशन का ना गिवन होना मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। पहली कंडीशन कौन सी है कि शेयर आपने कम राइट खरीदे थे। अगर उसने सवाल में कुछ नहीं दिया तो मान मत लेना कि कम राइट ही खरीदे होंगे, तो आपको मानना है कि शेयर एक्स राइट ही खरीदे थे। ठीक, नंबर एक। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपने शेयर्स को रिनाउंस कर दिया, कि आपने सामने वाले को राइट दे दिया कि तुम खरीदो, मुझे नहीं चाहिए। नंबर तीन, जब शेयर एक्स राइट बने, एक्स राइट बने का मतलब क्या है कि कम अब राइट बट गया है, जितने लोगों के पास शेयर थे उन लोगों को राइट मिल गया, उसके बाद शेयर गिर गया, तो इसका मतलब क्या है कि वो तीनों कंडीशन फुलफिल होती हैं, तो आपको राइट का जो पैसा रिसीव आपने करा है उसको आपको कहाँ डालना है, उसको आपको इन्वेस्टमेंट की क्रेडिट साइड में डालना है। अदरवाइज इन तीनों में से कुछ भी पूरा नहीं होता तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट करके चलना है। फिर जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको आप वेटेड एवरेज कॉस्ट पे मेजर करोगे तो सेम करके चलोगे, जो सिमिलर है इंटरेस्ट बेरिंग सिक्योरिटीज पे ही। अच्छा, जो प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंसिंग फिगर बढ़ता है वो यहाँ पे क्या बन जाता है, वैल्यूएशन लॉस बन जाता है। गेन आ नहीं सकता, क्यों नहीं आ सकता गेन, उसका लॉजिक रीजन ये है कि आप कॉस्ट से ज्यादा नहीं दिखा सकते इन्वेस्टमेंट को। ठीक, अच्छा, अगर कोई गेन ऑन सेल हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा, और अगर कोई लॉस ऑन सेल हुआ है तो वो यहाँ आ जाएगा। ठीक,
बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। जो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ये क्या है, आपकी डिविडेंड इनकम है। तो दिस इज द लेजर अकाउंट जो आप डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज का बना करके चलते हो। फिर एक कॉन्सेप्ट आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स का। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर्स में आपको क्या ध्यान रखना होता है कि आपको इंटरेस्ट अक्रू करना होता है अप टू डेट ऑफ कन्वर्जन। सेम ऐसा ही अकाउंट बनता है। आपको क्या करना होता है बस इसके अंदर कि जो कन्वर्जन की डेट है वो आपके लिए एक इंटरेस्ट की डेट बन जाती है। तो जितने आपने सिक्योरिटीज कन्वर्ट कराए हैं उसकी इंटरेस्ट अप टू डेट ऑफ कन्वर्जन आप पहले ही अक्रू करके चलते हो। फिर जो कॉस्ट होती है कन्वर्टेबल डिबेंचर की, वही बन जाती है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो यहां पर आप क्या लिखते हो, यहाँ पे आप लिखते हो टू डिबेंचर्स, इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर, जितने की फेस वैल्यू के शेयर मिले वो, उसकी कॉस्ट आप ये कैसे निकालते हो, ये उस डिबेंचर की कॉस्ट होती है जो कन्वर्ट होकर आपको मिले हैं। ये कॉस्ट आप कैसे निकालते हो, ये आप वेटेड एवरेज पे निकालते हो, जिसका फॉर्मूला अभी हमने ऊपर देखा था। ये तो होगी आपकी एग्जामिनेशन के पॉइंट से बात। अब बात कर लेते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 की, कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर क्या क्या बातें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर मतलब लिखा है इन्वेस्टमेंट का, कि एक्चुअली में इन्वेस्टमेंट का मतलब होता क्या है। इन्वेस्टमेंट का मतलब डिपेंड करता है इंटेंशन के ऊपर, कि आपने पैसा लगाते वक्त आपकी इंटेंट क्या थी। उसी के बेसिस पे आप बैलेंस शीट में उस इन्वेस्टमेंट को क्लासिफाई भी करके चलते हो, इवन उस जो आपने पैसा लगाया है उस ट्रांजैक्शन को दिखा करके भी चलते हो। अगर आप वो पैसा अपने बिजनेस में लगाते हो जिससे आपको भविष्य में बेनिफिट होने वाला है, तो वो इन्वेस्टमेंट नहीं होती, वो पीपीई बन जाता है या फिर इंटेंजिबल बन जाता है। लेकिन वही अगर आप जब पैसा लगा रहे हो और आपकी इंटेंशन या तो इनकम बाय वे ऑफ इंटरेस्ट, डिविडेंड और रेंटल कमाने की है, या फिर उससे कैपिटल एप्रिसिएशन की है, कि आपने शेयर में पैसा डाला और अब आप चाहते हो, आपकी इंटेंशन क्या थी कि जिस भी शेयर में आपने पैसा डाला है वो बढ़ जाए, या म्यूचुअल फंड में आपने पैसा डाला है वो बढ़ जाए, बढ़ते ही मैं बेच दूंगा, जैसे ही मुझे 5% की रिटर्न मिलेगी मैं बेच दूंगा। तो कैपिटल एप्रिसिएशन अगर आपको मिले, कि आपकी इंटेंशन थी, तो वो भी आपकी इन्वेस्टमेंट है। या फिर इसके अलावा कोई भी दूसरा बेनिफिट लेने की आपकी इंटेंशन थी, ऑब्जेक्टिव था, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट है। जैसे आप सेविंग बैंक अकाउंट में पैसा डालते हो, रखते हो, करंट अकाउंट में पैसा रखते हो, तो वहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट आपके पैसे को पार्क करने की होती है, ब्याज कमाने की नहीं होती। तो वो इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन से बाहर हो जाता है। फिर उसके बाद एएस 13 कहता है कि आप क्लासिफाई कैसे करोगे इन्वेस्टमेंट को। इन्वेस्टमेंट को उसने कहा कि दो तरीके से क्लासिफाई होगी। ये भी किस बेसिस पे क्लासिफाई होती है, इंटेंशन, कि आपकी इंटेंशन क्या है, इंटेंट क्या है। तो पहली है करंट इन्वेस्टमेंट। ये वो इन्वेस्टमेंट होती है विच आर इंटेंट टू बी हेल्ड फॉर लेस देन 12 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। ध्यान रखना डेट ऑफ परचेज है, बैलेंस शीट डेट नहीं है, क्योंकि जिस दिन आप परचेज कर रहे हो वहां से इंटेंट देखेंगे ना। मार्च में अंदर आपकी इंटेंट क्या है वो थोड़ा ना देखेंगे। जब आपने पैसा लगाया तब आपकी इंटेंट क्या थी। अगर आपकी इंटेंट थी कि भाई 12 महीने में बेच बाच के इसको निकल जाएंगे, तो वो क्या है, करंट इन्वेस्टमेंट है। और यदि वो करंट नहीं है तो वो क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, अदर देन करंट। ठीक। अगर वो करंट इन्वेस्टमेंट है तो आप उसको कैसे मेजर करके चलोगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और फेयर वैल्यू। तो कॉस्ट से कभी भी ज्यादा नहीं जा सकता। अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपए है और फेयर वैल्यू 105 रुपए है, तो तब भी आप किस पे दिखाओगे, 100 रुपए पे। तो और अगर आपकी कॉस्ट 100 रुपए है और फेयर वैल्यू 95 रुपए है, तो आप कितने पे दिखाओगे, 95 रुपए पे। और 5 रुपए का क्या बुक करोगे, लॉस बुक करोगे। तो वो कॉस्ट से कभी भी ऊपर जा ही नहीं सकता, इसलिए मैंने खातों के अंदर कभी भी गेन नहीं लिखा, हमेशा लॉस ऑन वैल्यूएशन लिख करके चला है। अच्छा, ये आप करोगे इंडिविजुअल इन्वेस्टमेंट बेसिस पे, नॉट ऑन ग्लोबल बेसिस। इंडिविजुअल का मतलब क्या है कि आपके पास ए लिमिटेड के भी शेयर हैं, आपके पास बी लिमिटेड के भी शेयर हैं, आपके पास सी लिमिटेड के भी शेयर हैं। इन सब की कॉस्ट भी आपके पास है, इन सब की फेयर वैल्यू भी आपके पास है। तो आप इनका टोटल कंपेयर नहीं करोगे, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। आप इनको इंडिविजुअली कंपेयर करोगे और इंडिविजुअली मेजर करोगे। तो हो सकता है ये कॉस्ट पे आए, ये फेयर वैल्यू पे आए और ये भी कॉस्ट पे आए, तो आप उसी तरीके से मेजर करके चलोगे, ग्लोबल बेसिस पे नहीं करके चलोगे। अगर आपके पास वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है तो उसको आप किससे मेजर करके चलोगे, हमेशा कॉस्ट पे मेजर करके चलोगे। लेकिन अगर कोई परमानेंट डिक्लाइन है तो आपको उसका प्रोविजन बनाना पड़ता है, विच इज पी एंड एल अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डिक्लाइन, जिसको आप रिवर्स भी कर देते हो। अच्छा, कोस्ट का मतलब क्या है, परचेज प्राइस। ये क्या होगा, एक्स डिविडेंड और एक्स इंटरेस्ट, जैसा हमने अभी डिस्कस करा भी था, प्लस ब्रोकरेज प्लस एनी अदर कॉस्ट। तो वो आपका क्या बन जाता है, परचेज प्राइस। सिमिलरली सेलिंग प्राइस क्या बन जाता है, कोई भी आपने जो सेलिंग वैल्यू है, एक्स इंटरेस्ट एक्स डिविडेंड माइनस एनी अदर कॉस्ट। अगर आपने कोई कमीशन इनकर करी है तो वो आपका नेट सेलिंग प्राइस बन जाता है। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की भी थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर है। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या होता है, यदि आप लैंड या फिर बिल्डिंग
ध्यान रखना, या तो लैंड या फिर बिल्डिंग, इसी के अंदर इन्वेस्टमेंट आप करते हो जिसकी इंटेंशन क्या है, नॉट इंटेंडेड टू बी यूज इन ऑपरेशन, आपको उसको धंधे में इस्तेमाल नहीं करना, तो वो क्या बन जाती है, आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बन जाती है। अगर आप सोसाइटी हैं और उस सोसाइटी के पास लैंड एंड बिल्डिंग है, तो आपके पास भी उस लैंड एंड बिल्डिंग का राइट आ जाता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है आपके पास फॉर एग्जांपल, तो उस शेयर्स को भी आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर क्लासिफाई करके चलोगे, अगर आपकी इंटेंशन उस लैंड एंड बिल्डिंग को बिजनेस में यूज करने के लिए नहीं है। तो इट इंक्लूड शेयर इन अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये मेजर कैसे होती हैं, ये कॉस्ट मॉडल पे मेजर होती हैं। अगर आपको एएस 10 याद है, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, तो उसमें दो मॉडल होते हैं, रिवैल्यूएशन मॉडल और कॉस्ट मॉडल। तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे चॉइस नहीं होती, जनरली अकाउंट एंटिटी के पास चॉइस होती है कि या तो वो कॉस्ट पे मेजर कर ले या फिर वो रिवैल्यूएशन पे मेजर कर ले, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के केस में ये चॉइस नहीं दी गई है, आपको उसको कॉस्ट पे ही मेजर करना पड़ता है। यदि आप रिक्लासिफिकेशन करते हो फ्रॉम करंट टू लॉन्ग टर्म और लॉन्ग टर्म टू करंट, तो आप किस तरीके से करके चलोगे, तो सिंपल सा फंडा याद क्या रखना है कि जिस भी क्लासिफिकेशन से चले हो, अगर आप करंट से चले हो लॉन्ग टर्म की तरफ, तो करंट के प्रोविजन लगा के चलना, अगर आप लॉन्ग टर्म से चले हो करंट की तरफ, तो लॉन्ग टर्म के प्रोविजन लगा के चलना। करंट के प्रोविजन क्या है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। लॉन्ग टर्म के प्रोविजन क्या है, हमेशा कॉस्ट, बट वो कॉस्ट से कम हो सकती है कब, जब उसके अंदर परमानेंट डिक्लाइन आता है। तो अगर उसके अंदर परमानेंट डिक्लाइन आ जाएगा तो उसकी बुक वैल्यू कॉस्ट से कम हो जाएगी, ठीक। तो अगर आप चले हो फ्रॉम लॉन्ग टर्म टू कॉस्ट टू करंट, तो आप लॉन्ग टर्म के प्रोविजन लगा के चलोगे। लॉन्ग टर्म में दो चीजें हो सकती हैं, या तो कॉस्ट या फिर बुक वैल्यू या फिर कैरिंग अमाउंट, तो विच एवर इज लोअर। अगर आपके पास 100 रुपए की कॉस्ट थी और आपने परमानेंट डिक्लाइन की वजह से 80 रुपीज दिखा रखा है अपनी किताबों के अंदर, तो आप 80 रुपीज पे उसको करंट इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट मानोगे। अगर आप करंट से चले हो तो करंट का क्या प्रोविजन होता है, कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर, तो ये आप लगा करके चलोगे। फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है एक्सचेंज। अगर आपने इन्वेस्टमेंट एक्वायर करी है बाय एक्सचेंज ऑफ सम एसेट, तो अगर आपने एक्सचेंज करा है शेयर्स को तो फेयर वैल्यू ऑफ शेयर, अगर आपने अदर एसेट्स किसी और एसेट को एक्सचेंज करा है तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट गिवन और फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट विच एवर इज मोर रिलायबल। आप उसको इस तरीके से कॉस्टिंग दिखा करके चलोगे, शेयर्स के केस में फेयर वैल्यू ऑफ शेयर और अदर एसेट के केस में विच एवर इज द फेयर वैल्यू विच इज मोर रिलायबल। तो दिस इज द होलसम कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 का। जिन बच्चों को सिर्फ यहाँ तक का देखना था कि हमारे सिर्फ कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करनी, वो लोग ड्रॉप कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ कि ये जो हमने कॉन्सेप्ट समझे, लेजर समझा, इसकी एक्चुअली में क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए जी शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। अब तो स्मार्ट इन्वेस्टमेंट मेड द फॉलोइंग इन्वेस्टमेंट इन ईयर 1 to 12% डिबेंचर इन गवर्नमेंट बॉन्ड हैविंग नॉमिनल वैल्यू ऑफ 100। अप्रैल के अंदर आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 1200 बॉन्ड का, बुक वैल्यू 1,26,000, बुक वैल्यू का मतलब है कॉस्टिंग, ठीक है। 2 मई को आपने परचेज करे 2000 बॉन्ड, 100 कम इंटरेस्ट, इसके अंदर ब्याज शामिल है। 30 सितंबर को आपने 1500 बॉन्ड 105 एक्स इंटरेस्ट पे बेच दिए, ठीक है। तो ब्याज क्योंकि शामिल है तो आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा, तभी आपके पास एक्चुअल परचेज प्राइस आएगा जो आप अमाउंट के कॉलम में लिखोगे, और ये सीधा का सीधा आपका अमाउंट के कॉलम में चला जाएगा और इसी से आप गेन और लॉस भी निकाल लोगे। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड कब कब मिलता है, 30 जून और 31 दिसंबर। तो मैंने यहाँ पर एक नंबर लाइन बना रखी है जिसके अंदर ये सारी ट्रांजेक्शन प्लॉटेड है। 31 दिसंबर और 30 जून को आपको ब्याज मिलता है, तो लास्ट आपको ब्याज कब मिला होगा, 31 दिसंबर को। तो अगर मैं बात कर रहा हूं ओपनिंग बैलेंस की, तो इस दिन आपका अक्रूड इंटरेस्ट होगा इस पीरियड का, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का आपका अक्रूड इंटरेस्ट होगा। तो 1200 बॉन्ड 100 की, ये क्या है, ये है फेस वैल्यू। मैं ये वाली 100 की वैल्यू नहीं लिख रहा, ये फेस वैल्यू है। 1200 बॉन्ड इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12, तो 12×3 = 36, तो 3600 रुपए का आपका इंटरेस्ट आएगा। और इसकी कॉस्टिंग कितनी आपको गिवन है, 1,26,000 और 1200 बॉन्ड आपके पास थे ही। फिर उसके बाद 2 मई को आपने परचेज करे 2000 बॉन्ड 100 कम इंटरेस्ट के बेसिस पे। क्या सीधा 2 लाख लिख दूं यहाँ पे अमाउंट के कॉलम में, इस कॉलम में नहीं, 2 लाख नहीं आएंगे क्योंकि आपको इंटरेस्ट माइनस करना पड़ेगा। आओ जरा देखिए 2 मई को इंटरेस्ट कितना होगा, तो लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या है, 31 दिसंबर। यहां से लेके डेट ऑफ परचेज की, तो 3 महीने ये हो गई, 1 महीना ये हो गया, तो 4 महीने का ब्याज। तो 2000 बॉन्ड पे 12%,
2000 बॉन्ड इंटू 100, 100 क्या है, ये फेस वैल्यू, ये वाली वैल्यू है 100, ठीक है, ये वाली वैल्यू नहीं है, इंटू 100 डिवाइडेड बाय इंटू 12% और 4 महीने, तो 4 दूनी 8, 8000 रुपये। तो 8000 रुपीज का आपका ब्याज आ गया जो इसके अंदर शामिल है। तो आपका 2 लाख की वैल्यू कम इंटरेस्ट में 8000 का ब्याज है, एक्स इंटरेस्ट वैल्यू कितनी हो गई, 1,92,000। 1,92,000 की क्या हो गई आपकी एक्स इंटरेस्ट वैल्यू, 2000 रुपीज का आपने क्या लिया, नंबर ऑफ बॉन्ड, ठीक। फिर उसके बाद चलते चलते क्या हुआ, 30 जून आ गई, 30 जून आगे बढ़े, समय बढ़ा, फिर क्या होगी, 30 जून आ गई, 30 जून को क्या मिलेगा आपको, ब्याज। तो आपको लास्ट ब्याज कब मिला था, 31 दिसंबर, अब कब मिल रहा है, 30 जून। तो इस दिन आपके पास जितनी इन्वेस्टमेंट है, 1200 बॉन्ड और 2000 बॉन्ड, तो टोटल आपके पास 3200 बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट है। इसका 12% 100 रुपए के हिसाब से फेयर वैल्यू, फेस वैल्यू इंटू कितने महीने, 6/12, तो 3200 बॉन्ड इंटू 100 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 2, 19,200 का आपको क्या मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। देखो ये इंटरेस्ट के कॉलम में लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो क्या आ गई, 30 सितंबर, बॉन्ड बेच दिए, 1500 बॉन्ड 105, तो यही क्या है आपका सेलिंग प्राइस है, 1500 बॉन्ड 105, 1,57,500, क्योंकि सेल हुई है तो गेन और लॉस भी हुआ ही होगा, गेन और लॉस भी आपको हुआ ही होगा। तो आपको गेन और लॉस भी निकालना पड़ेगा। गेन लॉस निकालने के लिए क्या, कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। तो आओ देखें, जब ये 1500 बॉन्ड बेचे गए तो हमारी लेजर की पिक्चर क्या थी, तो कॉस्टिंग क्या थी, वेटेड एवरेज बेसिस पे 1,26,000 प्लस 1,92,000, ये आपके पास कॉस्ट थे, और आपके पास 3200 बॉन्ड थे, कोई रिकवरी नहीं थी, तो 1,26,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाय 3200 इंटू 1500 बॉन्ड, क्योंकि आपको 1500 बॉन्ड की कॉस्ट निकालनी है, तो 149062। तो ये मैंने कैसे निकाला, ये मैंने निकाला 1,26,000 डिवाइड प्लस, सॉरी, प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाय 3200 बॉन्ड इंटू 1500 बॉन्ड, तो ये आ गया मेरा 149,062.5। इतने की कॉस्ट के बॉन्ड मैंने 1,57,500 के बेचे, तो बताओ मुझे कितने का फायदा हो गया, 8437.5 का मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया। और इतने की कॉस्ट के बॉन्ड बेच दिए। अगर कोई पूछे आपसे एमसीक्यू में व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बॉन्ड सोल्ड, तो वो क्या है, 149062। फिर उसके बाद और आगे बढ़ा समय, तो क्या आ गई 31 दिसंबर, तो लास्ट ब्याज की डेट क्या थी, 30 जून, अब क्या आ गई 31 दिसंबर, तो 6 महीने का ब्याज, जितने बॉन्ड आपके पास हैं उतने पे आप बुक करके चलोगे 6 महीने का ब्याज। तो बताओ, 1200 बॉन्ड आपके पास है, प्लस 2000 बॉन्ड, प्लस माइनस 1500 बॉन्ड, तो 1200 प्लस 2000 माइनस 1500, तो आपके पास टोटल 1700 बॉन्ड है। आपके पास कितने, 1700 बॉन्ड है, जिसकी वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 12% डिवाइड बाय 2, तो 10,200 का आपको क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा 31 दिसंबर को, क्योंकि आपके पास इतने ही बॉन्ड है। तो अच्छा, फिर उसके बाद क्या आया, फिर उसके बाद मार्च आ गई, तो मार्च जब आई तो 31 मार्च को आपके पास बॉन्ड कितने बच गए, 31 मार्च को आपके पास 1700 बॉन्ड बच गए। आपको लास्ट ब्याज कब मिला था, दिसंबर में, यह है मार्च, तो इतने पीरियड का अक्रूड इंटरेस्ट कितने बॉन्ड पे, 1700 बॉन्ड पे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 12%, कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए आप बुक करोगे, और 100 रुपए की क्या है फेस वैल्यू, तो 1700 बॉन्ड इंटू 100 इंटू 12% इंटू 3/12, 5100, 5100 का अक्रूड इंटरेस्ट आ गया। इसकी कॉस्टिंग कितनी है, बड़ी आसान है, 1,26,000 की ओपनिंग थी, 1,92 की और खरीदी, तो 1,26 प्लस 1,92,000, फिर उसके बाद कितने की कॉस्ट के बॉन्ड आपने बेच दिए थे, -149,062.5, तो 168,937.5। इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, अदरवाइज आप वेटेड एवरेज का फॉर्मूला लगा के भी निकाल सकते हो, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ बॉन्ड जो आपके पास है। तो उस केस में क्या आ जाएगा, उस केस में आएगा 1,26,000 प्लस 1,92,000 डिवाइडेड बाय 3200, यहाँ पे आपने पहले करा था 1500, अब आप कर दोगे 1700, तो 168,937.5 मैंने अलग तरीके से निकाल दिया, वो तो मतलब जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आई होप आप दोनों में कंफर्टेबल होगे, ठीक।
तो ये आपका बन गया बॉन्ड का लेजर, जैसे हमने डिस्कस करा था अपने नोट्स के अंदर, सेम हमने वैसे ही बनाया है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ इक्विटी में भी इन्वेस्टमेंट करी है, इक्विटी शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। वो कहते हैं परचेज करे थे, कोई ओपनिंग की इंफॉर्मेशन नहीं गिवन, उसने सीधा परचेज करे थे 5000 इक्विटी शेयर 2000 कम राइट बेसिस पे। कम राइट बेसिस का मतलब क्या है कि उसने राइट का पैसा भी दिया है। तो पहली कंडीशन पूरी हो गई। अगर बाकी की दो कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो राइट का रिनाउंसमेंट का पैसा जो मिलेगा उसको आप इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट में से माइनस कर दोगे। फिर उसके बाद ब्रोकरेज दी 1% ऑन कम राइट बेसिस, क्योंकि यही ट्रांजेक्शन प्राइस है, वाज पेड ऑन एडिशन, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10 रुपए। कंपनी ने अनाउंस करा बोनस इशू ऑफ 2 शेयर फॉर एवरी 5 हेल्ड, तब 3 जून को। 16 अगस्त को एक राइट इशू आया कंपनी का, 1 शेयर फॉर एवरी 7 हेल्ड एट 250 रुपए। एंटायर मनी वाज पेबल ऑन 31 अगस्त। राइट टू द एक्सटेंट ऑफ 20% वाज सोल्ड एट 60%, द रिमेनिंग राइट वाज सब्सक्राइब्ड। ठीक है। डिविडेंड जो था 15% फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001 वाज रिसीव्ड ऑन 16 सितंबर 2001। 15 दिसंबर 2001 को आपने सोल्ड कर दिया 3000 शेयर 300 के हिसाब से, और ब्रोकरेज दी 1% की। इंटरिम डिविडेंड मिला 10% का, 1-2 का, और शेयर वर कोटेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज। क्लोजिंग वैल्यू आपको दे रखी है 220 की। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एज्यूम वेटेड एवरेज कॉस्ट मेथड इज फॉलोड। ठीक, आओ जो पहले आप क्या बनानी पड़ेगी, नंबर लाइन। आओ जरा शेयर की नंबर लाइन भी बना लेते हैं, इससे आसानी होगी मेरे को आपको बाकी के कॉन्सेप्ट समझाने में। तो ओपनिंग है 1 अप्रैल की और क्लोजिंग है 31 मार्च की। तो सबसे पहले 15 अप्रैल को ही, थोड़ी सी दूरी पे ही यहाँ पर 15 अप्रैल को 5000 इक्विटी शेयर्स परचेज करे गए 200 कम राइट बेसिस पे, और प्लस इसमें 1% की ब्रोकरेज भी दी गई। फिर 3 जून को कंपनी ने बोनस अनाउंस कर दिया। यहाँ पर 3 जून को बोनस आ गया। बोनस का रेशियो क्या है, 2:5 का रेशियो है। कंपनी ने राइट इशू दिया 16 अगस्त को। 16 अगस्त को कंपनी का राइट इशू आया 1:7 का, और राइट का प्राइस क्या है 250 का। ठीक है, और 20% राइट आपने 60 रुपीज का बेच दिया, रिमेनिंग आपने सब्सक्राइब कर लिया। फिर उसके बाद 2 सितंबर को, यहाँ पर 2 सितंबर को उन्होंने क्या दिया, डिविडेंड दिया। डिविडेंड कितने का है, 15% का। ये डिविडेंड कौन से साल का होगा, पिछले साल का, लिखा भी हुआ है मार्च 2001 का है, जो 16 सितंबर को रिसीव हुआ है। फिर सोल्ड कर दिए 3000 शेयर 15 दिसंबर को ही, 15 दिसंबर को 3000 शेयर सोल्ड कर दिए 300 के हिसाब से। और इसमें आपने ब्रोकरेज कितना दिया है, 1% का आपने ब्रोकरेज दिया है। फिर 15 जनवरी को आपने इंटरिम डिविडेंड रिसीव करा है, कितना, 10%। इंटरिम डिविडेंड कौन से साल का होगा, इसी साल का इंटरिम डिविडेंड होगा। फिर आपको शेयर की क्लोजिंग वैल्यू दे रखी है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आ जाओ जी, ओपनिंग आपको दे नहीं रखा आपको सीधा क्या दे रखा है, 15 अप्रैल की परचेज। तो 15 अप्रैल को आपने परचेज करी, कितने की आपने परचेज करी, 5000 शेयर 200 के हिसाब से प्लस 1%, तो 5000 इंटू 200 प्लस 1%, तो 10,10,000 के आपने परचेज करे शेयर। कोई डिविडेंड आएगा नहीं, बिकॉज अक्रूवल डिविडेंड, सॉरी ओपनिंग तो है ही नहीं है, इन्होंने तो परचेज करा है। कोई कम डिविडेंड की इंफॉर्मेशन ना तो गिवन है। ठीक, फिर उसके बाद बोनस मिल गया 2:5, हर 5 शेयर के बदले 2 शेयर। आपके पास थे कितने, 5000, तो बोनस कितने मिला होगा, 2000 शेयर्स का। कोई वैल्यू और कोई डिविडेंड के अंदर कुछ नहीं आएगा। फिर उसके बाद आगे बढ़े तो क्या हुआ, 16 अक्टूबर को राइट इशू आया 1:7 का। तो आपके पास टोटल कितने शेयर थे, तब आपके पास 7 शेयर थे। तो आपके पास 7000 शेयर थे और 1:7 का राइट इशू आया, तो 1000 शेयर्स राइट में मिले। राइट में शेयर्स कितने मिले, राइट इशू में शेयर मिले 1000। ठीक है, इसका 20% आपने रेनाउंस कर दिया, यानी कि 200 शेयर आपने दे दिए, और 80%, 20% ही रेनाउंस करा है ना, ये 20% रखा है, 20% रेनाउंस करा है। 200 शेयर 60 रुपए के हिसाब से, और 80% बोले तो 800 शेयर आपने खरीद लिए। तो 800 शेयर जो आपने खरीदे 250 रुपए के हिसाब से, 800 शेयर इंटू 250, 800 इंटू 250, 2 लाख रुपए। जो 200 शेयर 60 के हिसाब से आपने दिए, रिनाउंस कर दिए, उसकी पहली कंडीशन कम राइट की पूरी हो गई, दूसरी कंडीशन रिनाउंस की भी पूरी हो गई, लेकिन तीसरी कंडीशन आपको नहीं गिवन कि जो एक्स राइट प्राइस क्या रहा।
एक्स राइट प्राइस आपको इस दिन का चाहिए होगा ना, 16 अगस्त को जब उन्होंने राइट, 31 अगस्त को जब सारा राइट खत्म हो गया, उस दिन का आपको प्राइस नहीं गिवन, तो आप मानोगे थर्ड कंडीशन पूरी नहीं हुई। तो आप ये जो 1200 रुपए 12,000 हैं, इसको कहाँ लेके जाओगे? P&L अकाउंट के अंदर ले जाओगे, आप इन्वेस्टमेंट में से माइनस नहीं करोगे। अगर वो बोल देता थर्ड कंडीशन पूरी हो गई, तो आप यहां पे लिखते बाय बैंक और 12,000 यहां पे लिख देते, और जब भी आप कॉस्ट निकालते तो ये 12,000 एज ए रिकवरी ऑफ कॉस्ट की तरह काम करता, जैसे कि डिविडेंड काम करता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या हुआ? राइट इशू के बाद आपने डिविडेंड दिया, 2 सितंबर को आपने डिविडेंड आपको मिला 15% का। मुझे बताओ ये डिविडेंड कौन से ईयर को बिलोंग करता है? ये इस ईयर को बिलोंग करता है, ये सारा का सारा डिविडेंड इस ईयर को बिलोंग करता है। इस ईयर में क्या बोनस इशू होगा? नहीं। क्या राइट इशू होगा? नहीं। तो क्या बोनस और राइट पे डिविडेंड दोगे? द आंसर इज नो। आप किस पे डिविडेंड दोगे? सिर्फ इन शेयर पे। ये तो थे ही ना, ये कंपनी की बैलेंस शीट में तो एग्जिस्ट करते ही थे। ये बात अलग है हमने अब खरीदे हैं, अगर हमने अब खरीदे तो किसी और के पास होंगे, लेकिन कंपनी के पास तो तब भी थे। तो कंपनी किस पे बोनस देगी? इन 5,000 शेयर्स पे बोनस देगी। तो 5,000 शेयर्स, एक शेयर की फेस वैल्यू कितनी है? लिखी नहीं हुई क्या? 10 रुपए इंटू 10 इंटू 15%, तो 7500 रुपए का कंपनी ने क्या दे दिया? बोनस दे दिया। अच्छा, अब जो ये बोनस दिया, ये वाला बोनस इस साल को बिलोंग करता है। क्या इस साल मेरे पास शेयर थे? नहीं। तो मेरे लिए क्या हो गया? प्री डिविडेंड हो गया, प्री एक्विजिशन डिविडेंड। यही सेम चीज आप कंसोलिडेशन में भी करते हो। तो ये लिख दिया मैंने अमाउंट के कॉलम में, देखो मैंने डिविडेंड के कॉलम में नहीं लिखा। तो ये 7500 भी क्या है? ये है रिकवरी। ये क्या है? ये भी क्या है? रिकवरी। ठीक, फिर उसके बाद डिविडेंड के बाद आगे बढ़ते हैं। 15 दिसंबर को आपने 3,000 शेयर 300 के हिसाब से बेच दिए, तो 3,000 शेयर इंटू 300 लेस 1%, 8,91,000 रुपए के आपने बेच दिए। ये 8,91,000 और 3,000 शेयर आपने बेच दिए। अब इसकी कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। आओ जरा इसकी कॉस्ट निकालें। कॉस्ट निकालते हैं। तो कॉस्ट आप कैसे निकालोगे? कॉस्ट निकालोगे 10,10,000, 10,10,000 प्लस 2 लाख, ये वाली कॉस्ट और ये वाली कॉस्ट, माइनस 7500। 7500 मैंने हटा दिए, क्यों? क्योंकि ये रिकवरी है। मैंने राइट की ट्रीटमेंट यहाँ पर नहीं करी, क्योंकि वो हमारी कॉस्ट का पार्ट, रिकवरी का पार्ट नहीं बना था। लेकिन अगर इन केस वो तीसरी कंडीशन पूरी हो जाती, तो वो मैं राइट भी यहाँ से माइनस कर देता, क्योंकि अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो मैं नहीं कर रहा। ठीक, डिवाइडेड बाई ये कितने शेयर की कॉस्ट है? 5,000, 2,000 प्लस 800, तो ये 7,800 शेयर्स की कॉस्ट है। और आपको 3,000 की कॉस्ट निकालनी है, क्योंकि आपने बेचे 3,000 हैं। तो मुझे जरा बताओ, 10,10,000 प्लस 2,00,000 माइनस 7,500 डिवाइडेड बाय 7,800 इंटू 3,000, तो 4,62,500 कितने की कॉस्ट आ गई? 4,62,500 की आपके पास कॉस्ट आ गई। आपने बेची कितने की है? 8,91,000 की। 4,28,500 का क्या आ गया? आपका गेन आ गया, जो आपने यहाँ लिख दिया। ठीक, हमेशा देख लेना इन दोनों को माइनस करके। अगर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि गेन को डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं, तो ऐसे समझो, सेल प्रोसीड्स आपने यहाँ लिख दी, तो सेल प्रोसीड्स प्लस लॉस आपका कॉस्ट बनना चाहिए, और या फिर सेल प्रोसीड्स माइनस प्रॉफिट आपका कॉस्ट बनना चाहिए। जैसे ही आप इसको यहाँ माइनस करोगे तो वो कॉस्ट बन गया। ठीक है, अगर लॉस होता तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, उन दोनों को जोड़ के वो क्या बन जाता? कॉस्ट बन जाता। तो वो कॉस्ट बनना चाहिए, क्योंकि आपको अल्टीमेटली कॉस्ट को रिमूव करना है इस अकाउंट में से। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया 15 जनवरी, जिसमें आपको क्या मिला? इंटरिम डिविडेंड मिला। अब इंटरिम डिविडेंड जो आपको मिला, इंटरिम डिविडेंड तो करंट ईयर का ही है, तो वो कब से कब तक का है? वो यहां से लेके 15 जनवरी तक का है। तो मुझे जरा बताओ, कंपनी क्या 5,000 शेयर पे इंटरिम डिविडेंड देगी? यस। कंपनी क्या बोनस पे इंटरिम डिविडेंड देगी? यस। कंपनी क्या राइट पे इंटरिम डिविडेंड देगी? यस, बिल्कुल देगी। तो 3,000 शेयर तो बेच दिए, वो तो जिसके पास अब है अब उसे मिलेगा। तो यानी कि आपको डिविडेंड कैलकुलेट किस किस पे करना है? आपको ओपनिंग वैल्यू पे भी करना है, यानी कि जो आपने परचेज करी थी ड्यूरिंग द ईयर, उस पे भी आपको करना है, बोनस पे भी करना है, राइट पे भी करना है। तो विच कम्स आउट टू बी 5,000 प्लस 2,007 प्लस 8 माइनस 3, तो 7,800 माइनस 3,000, 7,800 माइनस 3,000 आपके हो गए 4,800 इंटू 10। कितना परसेंट डिविडेंड है? डिविडेंड है 10% इंटू 10%,
तो 4800 का ये आपका क्या आ गया, इंटरिम डिविडेंड आ गया। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बार बार मैसेज करते हैं कि कब बोनस पे डिविडेंड कैलकुलेट करें, अगर इंफॉर्मेशन नहीं लिखी तो क्या करें, लिखी है तो क्या करें, राइट में क्या करें। अगर वो यहाँ लिख देता कि राइट जो है डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं है तो मैं नहीं देता डिविडेंड। अगर वो लिख देता बोनस जो है डिविडेंड के लिए एलिजिबल नहीं है तो मैं नहीं करता कैलकुलेट। उसने कुछ लिखा नहीं है, तब भी अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो कॉन्सेप्ट की दिक्कत है। ध्यान से समझो भाई, इंटरिम डिविडेंड जब करंट ईयर का है तो करंट ईयर में कंपनी की शेयर कैपिटल में ये सब शेयर्स आ रहे होंगे तो डिविडेंड मिलेगा। ये वाला डिविडेंड इस साल को बिलोंग करता है। इस साल ये बोनस था ही नहीं, ये राइट था ही नहीं, ये एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जब कंपनी की बैलेंस शीट में ये नहीं आ रहे थे तो डिविडेंड कैसे मिल जाएगा? ठीक, तो ये हो गया आपका इंटरिम डिविडेंड। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर क्लोजिंग वैल्यू आ गई। तो कॉस्ट क्या है, कॉस्ट निकाल लो वेटेड एवरेज बेसिस पे। इसको निकालने का तरीका या तो नॉर्मल देसी तरीका 10,10,000 प्लस 2 लाख माइनस 7500, तो ये आपकी आ गई कॉस्ट। आपने उसके बाद बेचा ही था, कोई रिकवरी करी नहीं। ये किसकी कॉस्ट थी, ये थी 7800 की। और आपको किसकी निकालनी है, जितनी वैल्यू बच गई, तो 4800 बच गई थी आपके पास इंटू 4800, तो 7,40,000 की आपके पास कॉस्ट आ गई। और 4800 की मार्केट प्राइस कितनी है, 220। 4800 इंटू 220 करोगे तो 10,56,000। तो कॉस्ट और वैल्यू विच एवर इज लोअर, 7,40,000। तो ये आपके पास कॉस्ट आ गई। फिर जब आप लेजर क्लोज करोगे तो डिविडेंड कहाँ चला जाएगा, पी एंड एल अकाउंट के अंदर चला जाएगा। तो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ जहां पे आपने बॉन्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है और जहां पर आपने शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट कर रखा है। अच्छा क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। स्टडी मैट का ही एक्चुअली में क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अल्फा लिमिटेड ने परचेज करे 5013.5 डिबेंचर ऑफ फेस वैल्यू 100 ईच ऑफ परगॉट लिमिटेड ऑन 1 मई 2017 ऑन एट 105 ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस। ठीक है, परचेज करे हैं डिबेंचर कम इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट ऑन डीज डिबेंचर पेबल ऑन 31st एंड 30th ऑफ मार्च एंड सितंबर रिस्पेक्टिवली। तो 31 मार्च और 30 सितंबर को आपको मिलता है। ऑन 1 अगस्त 2017 कंपनी ने दोबारा परचेज करे 2500 ऑफ सच डिबेंचर 102 ऑन कम इंटरेस्ट बेसिस। ऑन अक्टूबर 2017 कंपनी ने 2000 डिबेंचर 103 एक्स इंटरेस्ट बेसिस पे बेच दिए। मार्केट वैल्यू जो है इन डिबेंचर की 106 है। आपको इन्वेस्टमेंट डिबेंचर अकाउंट बनाना है, एवरेज कॉस्ट बेसिस पे बनाना है। और ईयर एंड कब है, 31 दिसंबर। तो 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर। इंटरेस्ट की डेट कौन कौन सी है, 31 मार्च और 30 सितंबर। आपने परचेज करे सबसे पहले 5,013.5 डिबेंचर 100 रुपए के हिसाब से 1 मई को आपने 5,000 डिबेंचर परचेज करे 105 कम इंटरेस्ट बेसिस पे। और डिबेंचर पे इंटरेस्ट कितना है, 13.5 का। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डीज डिबेंचर इज पेबल ऑन 31st एंड 30th हमने प्लॉट कर लिया। 1 अगस्त को आपने 2500 डिबेंचर 102 कम इंटरेस्ट पे फिर से खरीदे। और 30 सितंबर को ही 1 अक्टूबर को आपने 2000 डिबेंचर 103 एक्स इंटरेस्ट पे बेच दिए और क्लोजिंग वैल्यू 106 है। तो सबसे पहले 1 मई को टू बैंक 5000, क्या सीधा 105 लिख दे, नहीं। तो जो लास्ट इंटरेस्ट डेट है वो क्या है, 31 मार्च, वहां से लेके 1 मई तक का तो एक ही महीना है। तो 5000 इंटू 100 इंटू 13.5% डिवाइडेड बाय 12, तो ब्याज आ गया 5625 का। तो ये ब्याज मैंने माइनस कर दिया। तो 5000 इंटू 105 माइनस 5625, तो 5,19,375। आई होप आप लोग को समझ आ रहा होगा और आप लोगों ने मेरे साथ कनेक्ट हो गए। तो इतने रुपए की कॉस्ट आ गई। अगर किसी को कोई भी कॉन्सेप्ट ना समझ आए तो मुझे कमेंट कर देना, आई विल रिपीट दैट कॉन्सेप्ट, और या फिर उसकी अलग एक वीडियो बना देंगे और अच्छे क्वेश्चंस के साथ बनाएंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। फिर 1 मई के बाद आ गई 1 अगस्त, फिर 2500 डिबेंचर फिर से खरीद लिए। अब इस डेट ऑफ परचेज के लिए ब्याज कहां से लोगे, यहां से यहां तक का, क्योंकि लास्ट डेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 31 मार्च। तो अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का ब्याज। तो निकालो जरा, 2500 मल्टीप्लाई बाय 100, 100 की क्या है, फेस वैल्यू, इंटू 13.5%, ये क्या है, इंटरेस्ट, डिवाइडेड बाय 12 इंटू 4, तो 11,250 का क्या आया, ब्याज आया। आपने अमाउंट कितना पे करा, 102.5 इंटू 2500 माइनस 11,250, 2,45,000 रुपए का आपने कॉस्ट जो था एक्स इंटरेस्ट पे करा। ये भी क्या है, एक्स इंटरेस्ट, और ये भी क्या है, एक्स इंटरेस्ट। ठीक, फिर उसके बाद 30 सितंबर को
यहाँ से लेके यहाँ तक का ब्याज मिलेगा, क्योंकि लास्ट आपको ब्याज जो था 31 मार्च को कंपनी ने दे दिया होगा, तब आपके पास डिबेंचर ही नहीं थे, तो फिर आपको ब्याज कहाँ से देती। अब आपके पास कितने डिबेंचर है, 5000 और 2500, तो 7500 डिबेंचर, 7500 डिबेंचर इंटू 100 फेस वैल्यू इंटू 13.5% इंटरेस्ट, ये 6 महीने का मिलेगा, तो 50,625 रुपए का आपको ब्याज मिल गया। फिर उसके बाद क्या कहते हैं, 30 सितंबर को आपको ब्याज मिलने के बाद आपने 2000 डिबेंचर 103 एक्स इंटरेस्ट पे बेच दिए, तो यहाँ पर 2 लाख डिबेंचर 2000 डिबेंचर इंटू 103 जब आप करोगे तो 2,06,000। इंटरेस्ट में क्या आएगा, जीरो, क्योंकि अभी अभी मिला है, 30 सितंबर को ही मिला है। अगर निकालोगे तो एक दिन आएगा, दिनों में कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत छोटा सा अमाउंट आएगा, तो इंटरेस्ट क्या आएगा, जीरो। लेकिन इस पे आपको गेन लॉस निकालना पड़ेगा, तो कॉस्ट कैसे निकालोगे, 5,19,000 प्लस 2,45,000 डिवाइडेड बाय 7.5 लाख इंटू 2 लाख। आओ जरा, 5,19,375 प्लस 2,45,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 2 लाख, तो आपकी कॉस्टिंग आ गई 203,833 माइनस तो 2,06,000, आपको गेन हो गया 2166 का, 2166 का आपको गेन हो गया, और ये जो है क्लोजिंग बैलेंस। फिर उसके बाद 31 दिसंबर को लास्ट आपको इंटरेस्ट कब मिला, 30 सितंबर को, यहां से यहां तक का आप क्या बुक करोगे, अक्रूड इंटरेस्ट। सर ओपनिंग में क्यों नहीं बुक करा, क्योंकि यहां पर कोई भी वैल्यू नहीं गिवन थी, आपके पास डिबेंचर ही नहीं थे, तो अक्रूड इंटरेस्ट कैसा, अगर होते डिबेंचर तो आप ये देखते कि लास्ट ब्याज कब मिला होगा, लास्ट ब्याज मिला होता 30 सितंबर को, तो वहां से लेके 31 दिसंबर तक का आप ब्याज बुक करते, जैसे आप अब कर रहे हो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने का ब्याज बुक करोगे। कितने डिवेंचर है आपके पास, 7.5 लाख माइनस 2 लाख, 5,50,000 इंटू 13.5% इंटू 3/12, तो 18,563 का आप क्या बुक करोगे, ब्याज बुक करोगे। इसकी कॉस्ट कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर 5,19,000 प्लस 2,45,000, कोई रिकवरी ऑफ कॉस्ट है नहीं, डिवाइडेड बाय 7.5 लाख इंटू 5,50,000, तो 519,375 प्लस 2,45,000 डिवाइडेड बाय 7,50,000 इंटू 5,50,000, तो कॉस्ट आ गई 5,60,542 रुपए की, आपकी क्या आ गई कॉस्ट। तो दिस इज हाउ यू क्रिएट डिबेंचर अकाउंट या फिर इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी अकाउंट, जब आप कोई इन्वेस्टमेंट को करके चलते हो। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 11, गोपाल लिमिटेड, गोपाल खाली गोपाल है, लिमिटेड नहीं है, होल्ड करता है 2000 15% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इन रितु इंडस्ट्रीज लिमिटेड ऑन 1 अप्रैल 2015 एट अ कॉस्ट ऑफ 2,10,000। इंटरेस्ट कब कब पेबल है, जून 30 और 31 दिसंबर, तो जून 30 और 31 दिसंबर को इंटरेस्ट जो है मेरा पेबल है, और होल्ड करता है, ये ओपनिंग बैलेंस है 2000 डिबेंचर्स की, जिसकी कॉस्ट है 2,10,000 की। 1 मई 2015 को 100 डिबेंचर उसने फिर से परचेज करे, कम इंटरेस्ट 1,07,000, इस दिन इसने परचेज करे। नवंबर 1 2015 को 1200 डिबेंचर इसने बेच दिए, एक्स इंटरेस्ट 1,14,600 को, तो यानी कि 30 नवंबर को उसने बेच दिए, 1 नवंबर को उसने बेच दिए 1,14,000 रुपए के, ठीक है। और नवंबर 30 2015 800 डिबेंचर आर परचेज एक्स इंटरेस्ट एट 76,800, तो नवंबर 30 को उसने खरीद भी लिए एक्स इंटरेस्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑन 31 दिसंबर 2015 800 डिबेंचर उसने फिर से बेच दिए, कम इंटरेस्ट और 1,10,000। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट शोइंग वैल्यू ऑफ होल्डिंग एट कॉस्ट यूजिंग फीफो मेथड। इस बार क्या लगाना है, फीफो मेथड, वेटेड एवरेज के दिन गए। आओ जी, जब ओपनिंग डिबेंचर लिखोगे तो बताओ लास्ट इस दिन इसको लास्ट ब्याज कब मिला होगा, ब्याज मिलता है जून और दिसंबर में, तो लास्ट ईयर दिसंबर में ब्याज मिला होगा, तो दिसंबर से लेके मार्च तक का यानी कि 3 महीने का अक्रूड इंटरेस्ट क्या दिखाओगे, ओपनिंग वैल्यू पे दिखाओगे। तो दो नॉमिनल वैल्यू कितनी हो गई, नॉमिनल वैल्यू मतलब फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर कितनी हो गई, 2 लाख रुपए की। तो बताओ 2 लाख पे कितना परसेंट है, 15% इंटू 3/12, 7500 रुपए का ब्याज अक्रूड इंटरेस्ट हुआ होगा। इसकी कॉस्ट कितनी है, 2,10,000, माइनस मत कर देना गलती से, कहीं 2,10,000 में से 75,000 माइनस कर दो, वो बोल रहा है आपको कॉस्ट है, कि भाई हमने माइनस करके दिखा रखा है, हमारी कॉस्ट है या फिर बुक वैल्यू है, हमने माइनस कर रखा है, ठीक, तो माइनस मत कर देना गलती से भी। फिर उसके बाद डिबेंचर
1 मई को आपने फिर से डिबेंचर खरीद लिए, कितने के डिबेंचर खरीदे थे? 1 लाख रुपीस के डिबेंचर खरीदे थे, 1000 डिबेंचर, 100 वाला एक, तो 1 लाख की नॉमिनल वैल्यू। ब्याज कब से कब तक का पे करा होगा? दिसंबर से लेके मई तक का। तो 3 महीने तो ये हो गए, जनवरी फरवरी मार्च, और 1 महीना अप्रैल का, तो 4 महीने। तो 1 लाख पे कितना परसेंट है? 15%, 4 महीने के हिसाब से 1 लाख इंटू 15% इंटू 4/12, तो 5,000 का ब्याज पे करा। ये उसने कम इंटरेस्ट ही खरीदे थे, तो वैल्यू कितनी थी? 1,07,000। 1,07,000 माइनस 5,000 करोगे तो 1,02,000 की क्या आ गई? कॉस्टिंग आ गई। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर चलते चलते क्या हुआ? 30 जून आ गई, तो लास्ट ब्याज मिला था दिसंबर में, अब मिलेगा 30 जून को, तो 6 महीने का। आपके पास डिवेंचर कितने थे? 3 लाख, तो 3 लाख का 15%, 3 लाख का 15% डिवाइडेड बाय 2, 22,500 का क्या मिलेगा आपको? ब्याज मिलेगा 30 जून को। ठीक, चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? 30 जून के बाद फिर उसके बाद आ गई 1 नवंबर, 1200 डिबेंचर बेच दिए, एक्स इंटरेस्ट 1,14,600। ये दिया ही हुआ है एक्स इंटरेस्ट 1,14,600, तो 1,14,600 यहाँ सीधा यहाँ पे लिख दोगे। कितने डिबेंचर बेचे? 1200, 1200 इंटू 100, तो नॉमिनल वैल्यू हो गई 1,20,000। जब खरीदा था तो ब्याज दिया लिया था, अब बेचोगे तो ब्याज दोगे भी तो सही उसको। कब से कब तक दोगे? लास्ट ब्याज की डेट क्या थी? नवंबर के हिसाब से कब कब खरीदा था? टा, 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 ये रहा। हाँ, कहाँ गया कहाँ गया? ये रहा, 1 नवंबर को डिबेंचर बेचे ना, तो यानी कि सब अक्टूबर हो गया। लास्ट ब्याज आपको मिला था 30 जून, तो 30 जून से अक्टूबर तक, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तो 4 महीने का ब्याज यहां पर आप दे करके चलोगे। तो 1,20,000 इंटू 15% इंटू 4/12, तो 6,000 का ब्याज। क्योंकि वो ऑलरेडी एक्स इंटरेस्ट है तो माइनस करने की जरूरत नहीं है, और कोई कमीशन आपको दे नहीं रखी थी तो इसलिए वो ट्रीट नहीं करी गई है। तो यहाँ पे 6,000 रुपए का ब्याज लिख करके चलोगे। क्योंकि सेल हुई है तो गेन लॉस भी हुआ होगा, तो लेकिन आपको कॉस्टिंग कैसे निकालनी है? फीफो बेसिस पे, तो जो पहले आया है वो पहले जाएगा। तो बताओ, ये 1,20,000 डिबेंचर कहां से बेचे होंगे? इस 2 लाख के लॉट में से बेचे होंगे। इस 2 लाख के लॉट की कॉस्ट कितनी है? 2,10,000। तो 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 1,20,000, तो 1,20,000 की कॉस्ट कितनी है? 1,26,000। आपने कितने का बेचा है? 1,14,600। नुकसान कितने का हो गया? 11,400। मैंने कॉस्टिंग कैसे निकाली? मैंने कहा 1,20,000 किस में से बिका होगा? इस लॉट में से बिका होगा जिसकी कॉस्ट है 2,10,000। तो मैंने कहा 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 1,20,000, तो वो आ गई कॉस्टिंग। जब आज सेलिंग प्राइस माइनस करा तो मेरा आ गया लॉस, 11,400 का मेरा आ गया क्या? लॉस। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 1 नवंबर बीत गई जैसे तैसे करके, फिर क्या आ गई? 30 नवंबर। नवंबर 30 को 800 डिबेंचर परचेज करे, 76,800 एक्स इंटरेस्ट परचेज करे हैं। तो 800 डिवेंचर 100 का एक, 80,000 की नॉमिनल वैल्यू, सीधा 76,800 लिख दिया क्योंकि एक्स इंटरेस्ट है। तो क्या एक्स इंटरेस्ट है तो हमारा काम खत्म? हमें इंटरेस्ट नहीं निकालना क्या? नहीं, हमें इंटरेस्ट निकालना होगा। कब से कब तक निकालना होगा? जो लास्ट इंटरेस्ट डेट है 30 जून, वहां से लेके नवंबर तक का, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 5 महीने। कितने? 80,000। 80,000 डिवेंचर कितने पे? 15% इंटू 5/12, तो 5,000 रुपीज का आपका क्या आ गया? ब्याज आ गया। क्या ये मैं माइनस कर दूं? नहीं, एक्स इंटरेस्ट है, कम इंटरेस्ट होता तो माइनस करते, तो सीधा 76,800 और 5,000। ठीक है जी, नवंबर वाला काम खत्म। नवंबर के बाद क्या आ गया? दिसंबर। तो दिसंबर जब आया तो अब 6 महीने का आपको फिर से ब्याज मिलेगा। तो डिबेंचर कितने हैं आपके पास? 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 80,000 माइनस 1,20,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 2, 19,500 का आपको क्या मिलके चलेगा? ब्याज मिलके चलेगा। यहाँ पे तो 13,500 लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि जो 31 दिसंबर को ना सेल भी हुई है एक्चुअली, ये लिखा ऑन दिसंबर 31 800 डिबेंचर। तो हम क्या माने, पहले बेच दिया होगा या बाद में बेचा होगा? आप कुछ भी मान लो, आंसर सेम आएगा। जैसे जब मैंने माना कि भाई उन्होंने पहले इंटरेस्ट रिसीव करा होगा, बाद में बेचा होगा, तो जब आप अब 800 डिबेंचर का अमाउंट लिखोगे तो यहाँ 6,000 नहीं आएगा। 6,000 क्या है? इन 800 डिबेंचर पे ब्याज। क्यों नहीं आएगा यहाँ 6,000? क्योंकि वो ऑलरेडी कंपनी दे चुकी है, अब वो रिसीव हो चुका है। तो 31 दिसंबर से 31 दिसंबर तक का ब्याज क्या है? 0। मैंने आपको क्या बोला था कि सेल के केस में आपको कहां से लेना है? लास्ट इंटरेस्ट डेट से लेके
डेट ऑफ सेल तक। तो लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या है 31 दिसंबर, वहां से लेके 31 दिसंबर तक, तो 0 दिन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो 80,000 और यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 1,04,000। क्यों? क्योंकि ये एक्स इंटरेस्ट होगा, नहीं सॉरी कम इंटरेस्ट है, 1,10,000। ब्याज एक बार निकाल देते हैं 31 दिसंबर का। तो लेकिन एक 31 दिसंबर को ना ट्रांजेक्शन भी है, उसने कहा है 800 डिबेंचर बेच दिए कम इंटरेस्ट। उसने बोल दिया कि भाई मैंने इंटरेस्ट के साथ बेचे, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो यानी कि ये 800 डिबेंचर, ये कम इंटरेस्ट जो है लिखा हुआ, ये इस बात का इशारा है कि पहले 800 डिबेंचर बिके थे और बाद में ब्याज मिला था। अगर कुछ ना लिखा होता तो जो मर्जी थी वो मान लेते, बस नीचे नोट दे आते। क्या उससे अमाउंट पे कोई फर्क पड़ता? टोटल लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मान लेते कि पहले मैंने बेचा और बाद में, जैसे इस केस में तो चलो पहले बेचा है, आप मान लेते इसका अपोजिट कि पहले ब्याज रिसीव करा और बाद में बेचा, तो इस 80,000 का जो ब्याज है 6,000 वो यहाँ आता ही नहीं, और यहाँ पे कम इंटरेस्ट पे लिखा ही ना होता, तभी तो आप मान रहे हो। तो आप एक्स इंटरेस्ट वैल्यू यहाँ लिख देते हो और आपका यहाँ पे ब्याज कितना आ जाता 19,500 का, 13,500 प्लस 6,000। लेकिन क्योंकि आप उल्टा मान रहे हो तो अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6,000 का ब्याज आ जाएगा और 80,000 डिबेंचर पे आप ब्याज रिसीव नहीं करोगे। तो सबसे पहले 80,000 डिबेंचर को ट्रीट करके चलते हैं अपन। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 80,000 डिबेंचर पे आपको लास्ट ब्याज डेट क्या थी 31 दिसंबर, 31 जून। 31 दिसंबर मत लेना। क्यों मत लेना? क्योंकि आपने ये माना है कि पहले सेल की ट्रांजैक्शन हुई, तो जब सेल की ट्रांजैक्शन हुई तब तक ब्याज नहीं मिला था, तब तक के लिए लास्ट ब्याज की डेट क्या थी 30 जून। तो आप क्या मानोगे 30 जून से लेके 31 दिसंबर जो होते हैं 6 महीने। तो 80,000 का 15% डिवाइड बाय 2, 6,000 रुपए का ब्याज हो गया। अगर आप मानते कि पहले ब्याज मिल गया था, बाद में सेल की ट्रांजैक्शन हुई, तब लास्ट इंटरेस्ट डेट क्या होती 31 दिसंबर और ब्याज क्या निकल कर आता 0। ठीक, फिर यहाँ पे कम इंटरेस्ट ना लिखा होता। अगर कम इंटरेस्ट लिखा है तो आप ऐसी कोई अजम्पशन नहीं ले सकते। चलो जी, तो 6,000 का आपका ये हो गया, क्या कहते हैं 1,10,000 माइनस 6,000, तो 1,04,000 की हो गई आपकी एक्स इंटरेस्ट वैल्यू। क्योंकि बिका है तो गेन लॉस भी हुआ होगा। तो 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 80,000 माइनस 1,20,000, 2,60,000। अच्छा, मैंने फेयर वैल्यू का टोटल कर दिया, सॉरी। और उसने कहा था फीफो लगाना है, माय बैड, फीफो। तो फीफो 2 लाख कहां से बिका होगा, इसी लॉट से बिका होगा। 2 लाख के जो ओपनिंग बैलेंस थे, तो इसकी कॉस्ट क्या है 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 80,000, 84,000 माइनस 1,04,000। तो आपको 20,000 रुपए का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया 20,20,000 रुपए का। ठीक, तो यहाँ पे हमने फीफो मेथड से कॉस्टिंग निकाल ली। फिर उसके बाद अब आपको मिलेगा ब्याज। अब जब आपको ब्याज मिलेगा तो आप ये 80,000 लेके नहीं चलोगे। आप क्या लोगे 2 लाख प्लस 1 लाख प्लस 80,000 माइनस ये वाले 2 लाख। तो आपको नोट मोटा मोटा 1,80,000 रुपये मिलेगा। तो 1,80,000 इंटू 15% डिवाइडेड बाय 2 क्या आ जाएगा 13,500। ठीक फिर आप ब्याज के बाद दिसंबर निकल गया, दिसंबर के बाद आ गई मार्च। अब जब 31 मार्च आएगी तो यहां से यहां तक का क्या बुक करोगे, अक्रूड इंटरेस्ट। याद रखना कितने महीने का, 3 महीने का। कितने डिबेंचर्स आपके पास पड़े हैं, 1,80,000 डिबेंचर्स आपके पास पड़े हैं। तो उसका क्या बुक करोगे 31 मार्च को, अक्रूड इंटरेस्ट। उन्होंने नहीं बुक करा, ये गलत है, आपको करके चलना है। 1,80,000 का 15% इंटू 3 डिवाइड बाई 12, 6,750। अच्छा, ये ऊपर लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। तो 6,750 का आपने क्या कर दिया, अक्रूड इंटरेस्ट बुक कर दिया। और इसका बैलेंसिंग फिगर कहाँ चला गया आपका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बाकी सारे नंबर हमने कैलकुलेट कर ही लिए थे। ठीक, ये लिखा है अक्रूड इंटरेस्ट, वो प्रिंटिंग गलत हो रखी है। चलो जी पढ़ते हैं आगे। फीफो बेसिस पे भी हमने कर लिया क्वेश्चंस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बॉन्ड डिवेंचर एंड शेयर के क्वेश्चन भी हमने कर लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी पे, जो है इन्वेस्टमेंट इन कन्वर्टेबल डिवेंचर। तो मैंने आपको बोला था कन्वर्टेबल डिवेंचर में जो डेट ऑफ कन्वर्जन है, बस इसके अंदर एक दो पॉइंट आपको ध्यान रखने होते हैं कि जो डेट ऑफ कन्वर्जन है उस दिन भी ब्याज मिलेगा किन पे, जो भी डिवेंचर कन्वर्ट हुए हैं। एंड जो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर है वो क्या है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डिवेंचर कन्वर्टेड। ये दो बातों का इसके अंदर ध्यान रखना पड़ता है। आओ जरा देखते हैं कैसे।
ए लिमिटेड ने परचेज करा है ऑन 1 अप्रैल 2018 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर इन सी लिमिटेड, जिसकी फेस वैल्यू कितनी है 2,01,08 के हिसाब से। 1 जुलाई 2018 को ए लिमिटेड परचेज करता है अनदर 1 लाख डिबेंचर 112 कम इंटरेस्ट। ऑन 1 अक्टूबर 2018 80,000 डिबेंचर्स वर सोल्ड एट 105। ऑन 1 दिसंबर 2018 सी लिमिटेड गिव्स ऑप्शन फॉर कन्वर्जन ऑफ 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर। कब दिया है? दिसंबर 2018 के अंदर ऑप्शन दिया है। तो कन्वर्जन ऑप्शन 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच। ए लिमिटेड रिसीव्ड 5,000 equity share in C Limited in conversion of 25% debenture held on that date. The market price of debenture and equity share on year ended 2018 is 110 and 15। इंटरेस्ट कब कब मिलता है? 31 मार्च और 30 सितंबर, और आप एक दिन और लेके चलोगे, वो क्या दिन है उसका दिन? 1 दिसंबर। तो अकाउंटिंग ईयर जो है वो कैलेंडर ईयर है, यानी कि 31 दिसंबर को वो एंड हो जाएगा। प्रिपेयर इन्वेस्टमेंट अकाउंट ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट बेसिस। तो आओ जरा इन्वेस्टमेंट इन 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर अकाउंट बनाते हैं। तो 1 अप्रैल को सबसे पहले उसने खरीदे 2 लाख डिबेंचर, कितने रुपए के हिसाब से? 108, और 100 रुपए का एक डिबेंचर है। तो 2 लाख डिवाइडेड बाय 100 इंटू 108, तो 2,16,000 की कॉस्ट के उसने डिबेंचर खरीदे। लास्ट ब्याज, क्योंकि डिबेंचर है तो अक्रूड इंटरेस्ट लगेगा। लास्ट ब्याज कब मिला होगा मेरे दोस्त? 31 मार्च को, और अभी 1 अप्रैल ही आई है, तो यानी कि कोई भी अक्रूड इंटरेस्ट अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो क्या आएगा? 0/12। तो 0/12 बोले तो 0। फिर उसके बाद आगे के आगे डेट 1 जुलाई 2018 आ गई। 1 जुलाई 2018 को 1 लाख डिबेंचर्स फिर से खरीदे 112 कम इंटरेस्ट पे। तो 1 लाख डिबेंचर और 112 कम इंटरेस्ट। तो 1 जुलाई को बताओ लास्ट ब्याज कब मिला था? दिसंबर में। तो अप्रैल, मई और जून 3 महीने का ब्याज कितने पे? 1 लाख पे। 1 लाख इंटू 8% इंटू 3/12, तो 2,000 रुपए का ब्याज आप माइनस कर दोगे। 112 कम इंटरेस्ट 1 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 112 माइनस 2,000 जब आप करोगे 1,10,000। तो कॉस्टिंग कितनी आ गई? 1,10,000। 1,12,000 टोटल माइनस 2,000। तो ये क्या आ गई आपकी वैल्यू? एक्स इंटरेस्ट वैल्यू आ गई, और नॉमिनल वैल्यू कितनी है? 1 लाख। ठीक, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जुलाई के बाद क्या हुआ? 1 अक्टूबर को ₹80,000 डिबेंचर बेच दिए 105 के हिसाब से। 1 अक्टूबर को, अच्छा उससे पहले तो वो भी आ गई होगी, 30 सितंबर को ब्याज मिल गया होगा। तो ब्याज कितनों में मिलेगा? 3 लाख पे। तो 3 लाख का 8% डिवाइडेड बाय 6, 3 लाख का 8% डिवाइडेड बाय 8% है ना? हाँ जी। तो ब्याज कितने में मिलेगा? 2 लाख और 1 लाख। जुलाई में परचेस करे 3 लाख, 3 लाख का 8% डिवाइडेड बाय 6। अच्छा मैं 6% निकाल रहा हूँ, 6 8% डिवाइडेड बाय 2, तो 12,000 रुपए का क्या मिल गया? इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। ठीक है। सितंबर के बाद फिर आई अक्टूबर, जब आपने डिबेंचर्स को बेच दिया। 80,000 रुपए के डिबेंचर आपने बेच दिए, 105 के हिसाब से आपने बेच दिए। तो 80,000 डिवाइड बाय 100 इंटू 105, 84,000। अगर उसने कम इंटरेस्ट नहीं लिखा तो हम नहीं मानेंगे कि उसने इंटरेस्ट के साथ बेचे होंगे। तो 84,000। ठीक। अच्छा, मान भी लेते तो क्या आता कि 30 सितंबर 2018 की लास्ट ब्याज की डेट थी और 1 अक्टूबर, तो वैसे भी इंटरेस्ट क्या आता आपके पास? 0। ठीक। फिर अक्टूबर के बाद क्या आया? दिसंबर को जब ऑप्शन मिला, जहां पे उनको कन्वर्जन का 8% कन्वर्टेबल डिबेंचर इक्विटी में, जहां पे 5,000 इक्विटी शेयर मिले और 25% डिबेंचर चले गए। तो अब आप दिसंबर तक का ब्याज लोगे इन 25% डिबेंचर पे। आपके पास थे कितने डिबेंचर? 3,80,000 तो उड़ गए थे। तो 3 लाख माइनस 80,000, 2,20,000 के आपके पास डिबेंचर थे। इसका 25% कन्वर्ट हो गया, यानी कि 55,000 के डिबेंचर जो थे आपके कन्वर्ट हो गए। 1 दिसंबर तक का 55,000 पे ब्याज, 55,000 इंटू 8%। लास्ट ब्याज आपको कब मिला था? लास्ट ब्याज आपको मिला था सितंबर में। तो अक्टूबर नवंबर 2 महीने के लिए। तो आओ जरा 55,000 इंटू 8% इंटू 2/12, ये कितना आएगा? इंटू 8% इंटू 2/12, 733। 733 का क्या आ गया? ब्याज। तो मैंने वो ब्याज भी बुक कर दिया। ध्यान रखना इंटरेस्ट के कॉलम में लिखा है। ठीक है, तो मैंने वो ब्याज बुक करके चल दिया। फिर दिसंबर को ही इक्विटी शेयर कन्वर्ट हो गए, तो मैंने 55,000 डिबेंचर की फेयर वैल्यू कम कर दी। इनकी कॉस्ट क्या है? इनकी कॉस्ट है वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट कैसे निकालोगे? 2,16,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3 लाख,
1.08 इंटू 55,000, तो 59,767 की आपकी आ गई वेटेड एवरेज कॉस्ट। मैंने कैसे निकाली? 2,16,000 प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3,00,000 इंटू 55,000, तो ये आ गई मेरी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कन्वर्टेड। सेम जो मैंने इक्विटी का अकाउंट बनाया है उसके अंदर सेम कॉस्ट आ जाएगी। सिंगल एक ही कॉलम बनाया हुआ है तो इसलिए फेस वैल्यू नहीं आई। अगर आप वो लिखते तो 5,000 आ जाते, नंबर ऑफ शेयर इंटू 10, 50,000 के हिसाब से। ठीक, फिर उसके बाद दिसंबर के बाद क्या हुआ? कोई घटना घटित हुई है क्या? नहीं हुई। उसके बाद दिसंबर के बाद सीधा सीधा उन्होंने ईयर एंड कर दिया होगा, क्योंकि उनका था क्या? कैलेंडर ईयर। तो 31 दिसंबर को ही ईयर एंड हो गया। तो बताओ दिसंबर में लास्ट ब्याज कब मिला था? 30 सितंबर को। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 महीने का क्या करोगे? अक्रूड इंटरेस्ट कितने पे? जो डिबेंचर बच गए हैं, कितने डिबेंचर बच गए थे? 3,00,000 माइनस 80, 3,00,000 माइनस 80 माइनस 55,000, 1,65,000। इस पे 3 महीने के हिसाब से 8% इंटू 3/12, 3,300 रुपए का अक्रूड इंटरेस्ट बुक करोगे और वेटेड एवरेज के बेसिस पे ही कॉस्ट निकालोगे, विच कम्स आउट टू बी 2,16,000 प्लस 1,10,000 और 2,16,000 प्लस 1,10,000। कोई रिकवरी है नहीं, डिवाइडेड बाय 3,00,000 इंटू 1,65,000 करोगे तो आपकी ये वाली कॉस्ट निकल कर आ जाएगी, जो क्या है? वेटेड एवरेज कॉस्ट। ठीक, और इक्विटी तो है ही। फिर उसके बाद क्लोजिंग, उसने कॉस्ट आपको दे रखी है। उसने कहा था ईयर एंड में डिबेंचर की वैल्यू कितनी है? 110 और इक्विटी शेयर कितने हैं? 15। तो आपके यहाँ पे कॉस्ट कितनी है? 15 के हिसाब से 5,000 शेयर की अगर आप देखो, 5,000 यहाँ निकाला भी होगा, ये रहा जी 5,000 शेयर 15 के हिसाब से देखोगे तो 75,000, और कॉस्टिंग कितनी है? 59। तो 75 और 59 विच एवर इज लोअर, तो कितने पे दिखाओगे? 59। इन केस अगर ये लोअर आ जाता, अगर ये आ जाता 40,000, तो आप यहाँ पे क्या वैल्यू दिखाते? 40,000। डिफरेंस क्या बचता आपका? 59,767 माइनस 40,000, 19,767 का आपका डिफरेंस बचता। ये आपका क्या होता? लॉस ऑन वैल्यूएशन। क्या होता? लॉस ऑन वैल्यूएशन। ठीक, उसके बाद उसने आपको डिबेंचर की कॉस्ट भी दी थी 1,65,110 के हिसाब से 1,81,500, और कॉस्ट कितनी है? 179,300, विच एवर इज लोअर हेंस लोअर। अगर ये कम आ जाता 1,60,000, तो आप यहाँ क्या दिखाते? 1,60, और डिफरेंस क्या बच जाता? वैल्यूएशन का लॉस। तो दिस इज द सेकंड टाइप ऑफ क्वेश्चन जो हमने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में भी देखे थे। अब बढ़ते हैं थर्ड कैटेगरी की तरफ, क्योंकि डिबेंचर के अंदर बाकी सब चीजें अब सेम होंगी। फिर उसके बाद बढ़ते हैं बोनस इशू। बोनस इशू का ट्रीटमेंट का एक मैंने कैटेगरी बना रखी है, बट इसके अंदर कुछ है नहीं, खाली फेस वैल्यू से नंबर बढ़ जाएंगे, जो हम दो काफी बार कर चुके हैं। राइट इशू का ट्रीटमेंट एक बार देख लेते हैं, इसके अंदर बोनस भी कवर्ड है। चलो जी, और बढ़िया है। राइट इशू, राइट इशू, चलिए जी राइट इशू की बात कर लेते हैं। मिस्टर एक्स एक्वायर करते हैं 200 शेयर ऑफ अ कंपनी ऑन कम राइट बेसिस फॉर 70,000. He subsequently received an offer to right to acquire fresh issue in the company in the proportion of 1:1 at 107 each. ठीक है, तो उसको एक राइट इशू मिल गया। He does not subscribe but sell all the right for 12,000. उसने सारे का सारा राइट बेच दिया 12,000 का। मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर आफ्टर बिकमिंग एक्स राइट हैज आल्सो गॉन डाउन टू 60,000. तो बताओ क्या ट्रीटमेंट होगी। अब जरा कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। मुझे बताओ, जब ये 70,000 उसने दिए, तो एक्चुअली ये 70,000 उसने दो चीजों के लिए दिए। नंबर वन उसने दिए शेयर्स के लिए, जो उसने शेयर्स खरीदे। नंबर टू उसने दिए राइट के लिए, जो उसने राइट खरीदा कि जब कंपनी राइट इशू निकालेगी सस्ती दाम पे, तो मेरे पास भी वो राइट होगा। और ये राइट उसने किसी दूसरे शेयर होल्डर से खरीदा। उन दोनों का पैसा मिला के बना 70,000 रुपए। ठीक, अब हमें ये निकालना है कि शेयर का पैसा कितना था और राइट का पैसा कितना था। तो जब वो तीनों कंडीशन पूरी हो जाती हैं, तो हम उस राइट को कहां डाल देते हैं? शेयर में से माइनस कर देते हैं। अदरवाइज अगर वो तीनों कंडीशन पूरी नहीं होती तो हम मानते हैं कि राइट का पैसा 0 था। पहली कंडीशन कि उसने शेयर कम राइट पे खरीदे, फुलफिल हो गई। दूसरी कंडीशन उसने सब्सक्राइब नहीं करे, सेल कर दी। क्या दूसरी कंडीशन का मतलब है कि सारे सेल कर दिए? नहीं, अगर वो कुछ भी रेनाउंस करता है, थोड़ा पोर्शन भी, तो भी दूसरी कंडीशन फुलफिल मानी जाती है। यहाँ पे उसने सारी कर दिए, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर बिकम एक्स राइट हो गया और हैज गॉन डाउन टू 60,000, तो यहाँ पे तीसरी कंडीशन भी फुलफिल हो गई। तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई, तो यानी कि राइट कहाँ जाएगा? इन्वेस्टमेंट में से माइनस हो जाएगा। अब कितना माइनस होगा भाई? उसने बेच दिया 12,000 का,
12,000 रुपए का उसने क्या कहते हैं राइट बेच दिया। जब उसने शेयर खरीदा था तो 70 का खरीदा था, उसमें दो चीजें खरीदी थी, शेयर और राइट। और जब इस दुनिया से राइट चला गया तो शेयर का दाम वापस से 60 हो गया। तो क्या ये कहना सही नहीं है कि जो 60,000 थे वो शेयर के थे, जो 10,000 बीच में एक्स्ट्रा आए थे वो राइट के लिए आए थे, क्योंकि कंपनी ने राइट अनाउंस कर दिया। तो जिन लोगों के पास भी शेयर थे वो लोग चौड़े हो गए कि अब हमारे शेयर पे अदर देन द बेनिफिट ऑफ शेयर्स, के आप कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, उसकी परफॉर्मेंस, उन सब के बेनिफिट को हटा के एक अलग से बेनिफिट जुड़ गया कि आपको अब इन शेयर पे एक राइट मिलता है कि आप कंपनी का भविष्य में आने वाला इशू सस्ते पे खरीद सकते हो, आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने अपना शेयर 10,000 ज्यादा करके बेचना शुरू कर दिया। तो जो मिस्टर एक्स ने खरीदे 10,000 रुपए दिए, वो एक्चुअली में 60,000 शेयर के थे और 10,000 राइट के थे। अब उन्होंने 12,000 का बेच दिया। तो बताओ यहां से माइनस कितना होना चाहिए, यहां से माइनस होना चाहिए 10,000 जो जुड़ा हुआ है। बैलेंस 2,000 कहाँ चला जाएगा, गेन में। गेन बोले तो पी एंड एल अकाउंट। तो यही बात यहाँ पे लिखी हुई है कि 10,000 आप इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर दो, 2,000 आप कहाँ से माइनस कर दो, 2,000 आप माइनस कर दो, 2,000 आप दिखा दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। ऑन 1 अप्रैल 2001 XY लिमिटेड हैज 15,000 इक्विटी शेयर ऑफ ABC लिमिटेड, जिसकी बुक वैल्यू कितनी है 15 पर शेयर, नॉमिनल वैल्यू कितनी है 10। 1 जून को उन्होंने एक्वायर करे 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ ABC लिमिटेड फॉर 1 लाख। इन्होंने अनाउंस करा बोनस एंड राइट इशू। बोनस डिक्लेयर हुआ एट रेट 1 इक्विटी शेयर फॉर एवरी 5 ऑन 1 जुलाई। राइट इशू टू बी इशू टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ऑन 1 सितंबर। और इशू हुआ है 1 राइट शेयर फॉर एवरी 6 एट 20% प्रीमियम। ठीक है, तो 20% प्रीमियम का मतलब 15 पे 20% में जोड़ देना, प्रीमियम बोले तो 10 का 20% यानी कि 12 रुपए के हिसाब से। नो डिविडेंड वाज पेबल ऑन दी शेयर, उसने लिख दिया कि कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, तो मतलब मत देना, अगर वो खुद कह रहा है तो मत देना, क्या दिक्कत है। डिविडेंड फॉर द ईयर 31 मार्च 2001 डिक्लेयर किया 20% पे, जो कब रिसीव हुआ है, अक्टूबर में। तो वैसे भी 2001 का डिविडेंड है और आपके पास ईयर कौन सा है, अप्रैल 1, तो 2001 में तो राइट इशू था भी नहीं, तो वैसे भी डिविडेंड नहीं मिलेगा। अगर वो बोल देता इंटरिम डिविडेंड है, तो क्या मैं तब राइट इशू पे कैलकुलेट करता, तब भी कैलकुलेट नहीं करता। क्यों, क्योंकि उसने मना कर दिया कि कोई डिविडेंड नहीं मिलना। फिर उसके बाद डिविडेंड उनको मिला और XY लिमिटेड ने हाफ ऑफ द राइट इशू रख लिया, सोल्ड द रिमेनिंग एट 8, सोल्ड हाफ ऑफ इट शेयर होल्डिंग ऑन जनवरी एट 16.5 एंड ब्रोकरेज दिए 1%। और आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है यूजिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट। तो ये तो काफी आसान है। आपके पास ओपनिंग बैलेंस था 15,000 शेयर का, जो उसकी उसने आपको दे रखा है 15 रुपए के हिसाब से 2,25,000। कोई अक्रूड डिविडेंड का कॉन्सेप्ट होता नहीं, तो भाड़ में जाए वो। फिर उसके बाद 1 जून को आपने परचेस करे 5,000 इक्विटी शेयर 1 लाख के हिसाब से, 5,000 इक्विटी शेयर 1 लाख के हिसाब से। बोनस मिला 1:2 फॉर एवरी 5, तो 15 और 1 20, 20 डिवाइडेड बाय 5, तो 4,000 का आपको बोनस मिल गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैल्यू कितनी आएगी, 0। फिर उसके बाद राइट इशू, राइट इशू कितना मिला है 1 फॉर एवरी 6। तो आपके पास शेयर थे कितने, 15 और 5 20 और 4 24, तो 4 24 डिवाइडेड बाय 6, 4,000। 4,000 का आपने आधा रख लिया और आधा बेच दिया, तो 2,000 आपने रख लिए इंटू 12 रुपीज के हिसाब से, तो 24,000 रुपए आपने कंपनी को पे कर, ये आपके परचेसेस में चले गए। कोई कंडीशन फुलफिल हो नहीं रही है, तो 2,000 शेयर इंटू 8, जो कि हुए आपके 16,000 रुपए, वो कहाँ चले जाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चले जाएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर उसके बाद उसने अपनी आधी होल्डिंग बेच दी 1 जनवरी को 16.5 पे। तो उसके पास होल्डिंग थी कितनी, 15 5 20, 4 24, 24 और 2 26, 26 का आधा 13,000 उसने बेच दिए। कितने पे, 16.5 और 1% ब्रोकरेज के पास। 13,000 नंबर ऑफ शेयर इंटू 16.5 लेस 1%, तो 2,12,355 और क्लोजिंग बैलेंस उसके पास बच गया। तो कुछ खास इसके अंदर ऐसा था नहीं। चलो जी, तो दिस इज अप आपका इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एक पार्ट और बचा हुआ है, वो है क्लासिफिकेशन का, और वो देख लेते हैं। इसके बाद तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन की कैटेगरी ही है। हाँ, ये रहा ना रिक्लासिफिकेशन। ब्लू चिप इक्विटी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड वांट टू reclassify its investment in accordance with AS 13 revised, state the value at which investment have to be reclassified in the following cases। पहला, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए जिसकी कॉस्ट कितनी है 8.5 लाख,
आर टू बी रिक्लासिफाइड एज करंट, तो लॉन्ग टर्म से करंट में जा रहा है, तो लॉन्ग टर्म का रूल लगवा के भेजो। लॉन्ग टर्म का रूल क्या होता है? लॉन्ग टर्म का रूल होता है कॉस्ट, लेकिन अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो बुक वैल्यू कम हो सकती है, और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर। कॉस्ट कितनी है? 8.5 लाख, कंपनी ने रिड्यूस कर दी थी वैल्यूज टू 6.5, तो 8.5 और 6.5 विच एवर इज लोअर। ठीक, तो आप किस पे दिखाओगे? 6.5 पे। फेयर वैल्यू कितनी है? 6.8, इससे आपको लेना देना नहीं है, तो आप कितने पे दिखाओगे? 6.5 लाख पे। सेकेंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी जिसकी कॉस्ट कितनी है? 7 लाख, उसको रिक्लासिफाई कर रहे हैं करंट पे, सेम लगेगा। कॉस्ट और बुक वैल्यू विच एवर इज लोअर। फेयर वैल्यू कितनी है? 8 लाख, और बुक वैल्यू कितनी है? 7 लाख। क्या फेयर वैल्यू से मतलब है? नहीं। तो कॉस्ट और बुक वैल्यू सेम ही है, तो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? 7 लाख पे। करंट इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी कॉस्टिंग 10 लाख आर टू बी रिक्लासिफाइड एज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब यहाँ पे वो करंट इन्वेस्टमेंट को ट्रांसफर कर रहा है, तो जो आपकी करंट इन्वेस्टमेंट का रूल क्या कहता है? कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो कॉस्ट कितनी है यहाँ पे? 10 लाख, और फेयर वैल्यू कितनी है? 12 लाख, विच एवर इज लोअर, तो किस पे ट्रांसफर हो जाएगा? 10 लाख पे। एट 10 लाख लेस मार्केट वैल्यू 12 लाख, तो किस पे ट्रांसफर होगा? विल बी मेड एट 10 लाख एज कॉस्ट। तो दिस इज द रूल ऑफ रिक्लासिफिकेशन। बाकी सारे क्वेश्चन इसके अंदर सेम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आओ एक पार्ट और देख लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट का। बाकी सब सेम है। आओ जी, सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। X Limited on January 8 has made an investment of 600 lakh in equity share of Y Limited, of which 50% is made in the long term category and rest as a temporary investment. The realizable value of all such investment on 31 मार्च 2001 become 200 लाख। तो 600 लाख की चीज कितनी की होगी? 200 लाख। एज लॉस्ट Y Limited ने जो है कोई कॉपीराइट का केस हार गई है। फ्रॉम द गिवन मार्केट कंडीशन इट इज apparent that reduction in the value of these investment is not temporary, यानी कि क्या है? परमानेंट है। हाउ विल यू रिकॉग्नाइज दिस रिडक्शन? तो मैंने आपको बताया था लॉन्ग टर्म किस पे मेजर करते हो? कॉस्ट पे। बट अगर परमानेंट डिक्लाइन है तो आप किस पे करते हो? परमानेंट डिक्लाइन को आप बुक करके चलते हो। तो उसने क्या करा है? 50%, यानी कि 300 लाख की आपकी किस पे है? लॉन्ग टर्म की कैटेगरी पे है, और 200 लाख का 50%, 100 लाख की उसकी क्या है? उसके अंदर डिक्लाइन आ चुका है। तो 300 लाख की वैल्यू को आप यानी कि 200 लाख का क्या बुक करोगे? आप बुक करके चलोगे पर प्रोविजन फॉर परमानेंट डिक्लाइन। ये रहा। द कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज ए टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट शुड बी शोन एज रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ 100 लाख, क्योंकि वो करंट का रूल लगता है। करंट का रूल क्या है? करंट कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर। तो उसकी कॉस्ट क्या है? 300 लाख, और उसकी फेयर वैल्यू क्या है? 100, विच एवर इज लोअर, तो 100 पे दिखेगा। रिडक्शन ऑफ 200 लाख इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट, जो कहाँ चला जाएगा? P&L अकाउंट के अंदर। फिर जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है उसको कहाँ कैरी करते हो? कॉस्ट पे। बट अगर कोई डिक्लाइन है अदर देन टेम्परेरी बोले तो परमानेंट इन द वैल्यू ऑफ लॉन्ग टर्म, तो कैरिंग अमाउंट इज रिड्यूस टू रिकॉग्नाइज दैट डिक्लाइन। तो क्योंकि वो लॉस हार गई है केस, तो इट इज अप्रोप्रिएट टू रिड्यूस द कैरी। उसमें कहानी लिखी हुई है कि भाई सब्सटेंशियल फिगर है, परमानेंट आपको गिवन भी है, तो आप कैरिंग अमाउंट को रिड्यूस कर दोगे इन्वेस्टमेंट बाय 200 लाख एंड शो करोगे इन्वेस्टमेंट को 100 लाख का, क्योंकि आपको परमानेंट डिक्लाइन के अंदर दिखा करके चलना है। ठीक है, उसके बाद है थ्योरेटिकल क्वेश्चन, और एक कैटेगरी अब हमारी रह गई है, वो है क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो मैंने आपको बोला था इंटेंट के हिसाब से होती है। उसका एक बार चर्चा कर लेते हैं, देन हमारा AS 13 खत्म। क्लासिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो कहता है आपको मेसेस इनोवेटिव गारमेंट्स मैन्युफैक्चर कंपनी लिमिटेड इन्वेस्ट कर लिया है शेयर ऑफ अनदर कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2003 एट अ कॉस्ट ऑफ 2.5 लाख। इट ऑल्सो अर्लियर परचेज गोल्ड ऑफ 4 लाख एंड सिल्वर ऑफ 2 लाख ऑन 1 मार्च। मार्केट वैल्यू आपको सभी इन्वेस्टमेंट्स की दे रखी है। वो कहते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट कैसे उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर दिखेंगी, आपको ये बता करके चलना है। यहाँ पे अब वो कहते हैं भाई अगर वो लॉन्ग टर्म है तो कॉस्ट पे दिखेगी और परमानेंट डिक्लाइन बुक हो जाएगा। अगर वो करंट है तो कॉस्ट और फेयर वैल्यू विच एवर इज लोअर पे दिखेंगी। सिंपल सी बात है। तो अगर शेयर आपके लॉन्ग टर्म है तो 2.25 पे दिखाओ, ओ सॉरी, तो आप उसकी कॉस्ट पे दिखाओ जो कि क्या है? 2.5 लाख रुपए। और अगर वो शॉर्ट टर्म है तो 2.5 लाख और 2.25 विच एवर इज लोअर। गोल्ड और सिल्वर भी सिमिलरली दिखेगा, अगर लॉन्ग टर्म है तो 4 और 2 पे, और अगर करंट है तो 4 और 6 विच एवर इज लोअर विच कम्स आउट टू बी 4 लाख। सिल्वर 2 लाख और 3.5 लाख विच कम्स आउट टू बी 2 लाख। ठीक, इस तरीके से आप इतने इन्वेस्टमेंट को दिखाओगे। यही सारी बात यहाँ पर पे भी लिखी हुई है जो आपकी इलस्ट्रेशन है स्टडी मटेरियल की। तो दिस इज द ऑल ऑफ द कैटेगरी जो एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 के अंदर पूछी जाती है।
आई होप आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा एंड मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक पे अगली वीडियो में। इसी तरीके से वन शॉट रिवाइज करके चलेंगे अपने सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को। अभी के लिए इतना ही। गुड बाय, टाटा, टेक, बाय।